एक्चुअल किसी इंसान को रिच बनना है तो वो कौन सी चीज़ें उस पर फोकस करना चाहिए जो उसको रियल रिचनेस देगा? पहले तो मैं ये कह दूं कि रिचनेस क्या नहीं है। पैसा है, आपको नींद नहीं आ रही रात को तो आप रिच नहीं है। बैंक बैलेंस है, बड़ा सा तोंद निकला हुआ है, आप डॉक्टर्स को पे कर रहे हो तो आप रिच नहीं है। तो मेरे मुताबिक इट हैज टू बी होलिस्टिक रिचनेस। और इसी को आई थिंक आप पिरामिड ऑफ लाइफ भी बोलते हो। यस, पिरामिड ऑफ लाइफ कहता हूं मैं इसे, जहां पर 7 पिलर्स है। मैनिफेस्टेशन का एक और बहुत प्यारा सा रूल है जो इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। लेट्स से आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं बट जो इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव है, जेलसी वाला है, तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन विचार पैसों के है और इमोशन पॉजिटिव है, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, तो अट्रैक्शन वहां पर वर्क करता है। पेंडेमिक जा चुका है लेकिन अभी भी एक महामारी का शिकार बहुत सारे लोग हैं और वो है छोटे विचार, छोटी सोच। और बड़ी सोच आएगी कैसे? मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा कुदरत जो है ना वो देती नहीं है, कुदरत लौटाती है, तो देते रहना बहुत ज़रूरी है जहाँ कहीं भी आपसे संभव है। और जब आपको ये मालूम है ना कि यहाँ से डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलने वाला है तो वहाँ पे पहले दे दो, क्योंकि वो नेचर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। वो फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगी ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। सही बात है। मैं 21 साल का था, एक इंश्योरेंस चेकअप के लिए गया था। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हार्ट के अंदर नॉर्मली 3 वाल्व होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है, और मैं हूँ बाइकस्पिड बाय बर्थ, यानी कि सिर्फ 2 ही वाल्व है और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स है। अच्छा। और यहाँ तक कुछ डॉक्टर्स ने कह दिया कि मेरी ज़िंदगी 40 साल तक ही रहेगी। उसके बाद आपका क्या इमोशंस था, उसके ऊपर फिर क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या स्टेप्स लिया? फिर मैंने जो डॉक्टर्स ने मना किया था वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाया और गोल ये सेट किया कि ये सब कुछ करना है। अच्छा। उसके बाद मैंने मैराथन भी कंप्लीट किया। मुझे 10 किलो उठाने के लिए मना किया गया था, उसके बाद 100 किलो का बेंच प्रेस भी मारा है, 120 किलो का डेडलिफ्ट भी किया और 120 किलो का स्क्वाट भी मारा है। और फिर मेरे लिस्ट में आया स्काई डाइविंग। सो एक्चुअली दुनिया का सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है ये और सबसे ज़्यादा प्रेशर वो देता है आपको। ये सब मना था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या है कि सोचते रहते हैं गोल्स के बारे में, बट यू गेट व्हाट यू आर। अगर आपका डिजर्विंगनेस नहीं है ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करने वाला आपके। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्नेह भाई, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। पिछली बार हमने बात करी थी, वो पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स आया था। आज है ना हम और थोड़ा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है ना कि लाइफ के 4 पिलर्स है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है कोई भी अगर अपनी लाइफ की इन 4 पिलर्स पे काम करेगा तो एक गुड लाइफ का अच्छा डेफिनेशन है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ स्नेह भाई, आपके डेफिनेशन में एक होलिस्टिक अप्रोच में, या फिर अगर रिचनेस को आप डिफाइन करना चाहें, जैसे मैं भी रिचनेस को यही डिफाइन करता हूँ कि सिर्फ पैसा नहीं और भी चीज़ें हैं, तो वैसे आप डिफाइन करना चाहो एक्चुअल किसी इंसान को रिच बनना है तो वो कौन सी चीज़ें उस पर फोकस करना चाहिए जो उसको रियल रिचनेस देगा? पहले तो मैं ये कह दूं कि रिचनेस क्या नहीं है। ओके। पैसा है, आपको नींद नहीं आ रही रात को तो आप रिच नहीं है। बैंक बैलेंस है, बड़ा सा तोंद निकला हुआ है, आप डॉक्टर्स को पे कर रहे हो तो आप रिच नहीं है। राइट। आपके पास बड़ा घर है, सभी अपने अपने रूम में बैठ के बड़े से टीवी में अकेले अकेले टीवी देख रहे हैं तो आप रिच नहीं है, अगर आपका फैमिली आपके साथ नहीं है। तो मेरे मुताबिक इट हैज़ टू बी होलिस्टिक रिचनेस, कि जहाँ पर हेल्थ भी है, अच्छे रिलेशंस भी हैं, आपका माइंडसेट, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, आप अपने टाइम को सबसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमारा टाइम इस प्लानट के ऊपर लिमिटेड है, एंड वर्क बिजनेस तो है ही है, बट इक्वली यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, आई बिलीव दिस इज व्हाट रियल रिचनेस इज ऑल अबाउट। ट्रू। तो आपने टोटल 7 चीज़ें बता दिया, और इसी को आई थिंक आप पिरामिड ऑफ लाइफ भी बोलते हो। यस, पिरामिड ऑफ लाइफ कहता हूँ मैं इसे, जहाँ पर 7 पिलर्स हैं और सबसे पहले शुरुआत बॉडी से होती है, बिकॉज जब तक आपका शरीर ठीक नहीं है तो बाकी कुछ भी ठीक करना संभव ही नहीं है। ट्रू। इसके ऊपर से एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैंने इससे पहले कहीं ये बताया नहीं है। अच्छा। मैं 21 साल का था, एक इंश्योरेंस चेकअप के लिए गया था। अच्छा। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हार्ट के अंदर नॉर्मली 3 वाल्व होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है, और मैं हूँ बाइकस्पिड बाय बर्थ, यानी कि सिर्फ 2 ही वाल्व है और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स है। अच्छा। तो मुझे डॉक्टर्स ने तब बता दिया था कि मुझे क्या नहीं खाना है, वज़न नहीं उठाना है, दौड़ना नहीं है, बहुत सारे लिमिटेशंस दे दिए थे। और यहाँ तक कुछ डॉक्टर्स ने कह दिया कि मेरी ज़िंदगी 40 साल तक ही रहेगी। तो आप 21 साल के हैं, जब आप सुन रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी 40 साल तक रहेगी, तो आपने सपने देखना शुरू किया है, तो इट कुड बी अ बिट डिप्रेसिंग फॉर मी एट दैट टाइम।
बट मैंने अपने आप से एक ही सवाल किया कि ओके चलो जो है वो है, आई एम गिफ्टेड इन मैनी वेज, तो ये भी एक मेरी गिफ्ट है, कैसे मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और इसको ध्यान में रखते हुए 21 से 24 की मेरी वो उम्र थी जब मैंने हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस के पास जाना शुरू किया, अपने वहाँ एक जिम बनाया, एंड दैट्स हाउ माई हेल्थ जर्नी स्टार्टेड। अमेजिंग। मैं जब आया था, मैं आपके वहाँ पे भी आया था, मैंने ऑफिस में भी देखा, ऑफिस में भी वहाँ पे जिम बना हुआ और आप लोगों ने एक रिचुअल जैसा बना के रखे जहाँ पे सब शाम, आई थिंक शाम में सब जाके वहाँ पे जिम ये सब हमेशा करता है। आप कहीं बाहर भी जाते हो तो मैंने सुना है कि आप हमेशा जिम को एक रखते हो, देखते हो कि वहाँ जिम है कि नहीं है, देन ओनली यू बुक यस। द होटल्स एंड एवरीथिंग। सो दैट मेक सेंस। ये दिखाता है कि हाँ आप खुद भी बॉडी और अपनी हेल्थ को लेके कितने इंपॉर्टेंट और कितने सीरियस हो। ऐसी आपने कोई कोई स्टोरीज भी देखी है आपके लाइफ में जहाँ पे आपने नोटिस करा कि यार मे बी कुछ क्लाइंट या किसी इंसान की स्टोरी जहाँ पे दिखाती है कि कैसे सब कुछ था मे बी लेकिन हेल्थ नहीं थी तो उसका सब कुछ बर्बाद था, ऐसा कुछ मे बी आपके दिमाग में आ रहा है? कोई स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके पास पैसा है बट आपकी हेल्थ जब साथ नहीं देती, तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि मैं दुबई लेकर गया था 96 लोगों को। अच्छा। ये पेंडेमिक के बाद की बात होगी। अब हम वहाँ पर जाते हैं दुबई मॉल में, अब दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं इनको सब कुछ छोड़ूंगा यहाँ पे तो 3-4 घंटे तक तो कोई हाथ ही नहीं लगने वाले। हाँ। लेकिन आधे घंटे के बाद ज़्यादातर लोग फूड कोर्ट में बैठे हुए थे, हाँ। क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा किसी की चलने की शक्ति नहीं है। मैं उनको लेकर गया, एटलांटिस होटल में रुकाया, हाँ 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 एक्वा वेंचर में लेकर गया। हाँ एक्वा वेंचर में जितनी राइड्स है, वाटर पार्क वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का, हाँ 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 तो 3-4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। आप नीचे तो 30 सेकंड में आ जाते हो, लेकिन सीढ़ी चढ़ने में 3 मिनट लगती है। हाँ। तो 1-2 राइड में जाने के बाद ज़्यादातर लोग लेजी रिवर में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा है, आप एटलांटिस जैसी होटल में जा रहे हैं, और उसके बावजूद आप एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका हेल्थ आपको साथ नहीं दे रहा। सो ट्रू सो ट्रू। मैं ना थोड़ा बहुत रिलेट कर पाया, मैं भी जब दुबई मॉल गया था ना, वो बहुत बड़ा है तो उसमें चलते चलते आपकी हालत खराब हो जाती है। Yes. तो वो टाइम पे मैं मेरी वाइफ के साथ ही, तो मैं यही बोल रहा था, हम लोग आई थिंक यही बातें कर रहे थे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। आप कितना भी मतलब कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो इन्जॉय करने के लिए आपको शक्ति ज़रूर चाहिए। इसीलिए कई सारे लोग ये भी रिकमेंड करते हैं ना कि आप जवान हो तो जितना हो सकता है उतना ट्रैवल करो, मतलब एक्सप्लोर करना स्टार्टिंग में चालू करो, क्योंकि एक बार बुढ़ापा आ जाएगा तो उसके बाद में भी आपके घुटने सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ, अनलेस आप बहुत अच्छे से फोकस करके अपनी हेल्थ पे काम करो, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही भी फोकस करो हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर काम करो ताकि आप अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जी सको। एंड मैं ये मानता हूँ जीशान भाई कि हेल्थ आज कैसी भी हो, आपका गोल कितना बड़ा है उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं नी प्रॉब्लम लेकर के, बैक प्रॉब्लम लेकर के, और उसके बाद भी उनको सही एक्सरसाइज डाइट के द्वारा हम ट्रैकिंग और हाइकिंग पर भी लेकर गए हैं, ओके। और एवरेस्ट बेस कैंप भी कंप्लीट कराया है। अच्छा। मेरे साथ ऐसे भी विमेन हैं जिन्होंने 66 की एज पर एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया है, जो 128 किलोमीटर का ट्रैक है। 66 की एज पे कैसे कराया आपने उनको? थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन कुछ बता सके, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो लाइक जिनके माँ बाप होंगे जो मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं। या तो कैसे पॉसिबल कराया वो? सबसे पहली चीज़ जहाँ से शुरुआत होती है वो आपका माइंडसेट। हम्म। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। तो पहले तो ये है कि आपके अंदर वो जुनून है, कुछ बड़ा सपना है कि मैं मरने से पहले मुझे कुछ ऐसा करके जाना है जिसकी कहानी मैं 100 लोगों को बता सकता हूँ। शुरुआत वहाँ से होती है। ओके। फिर दूसरी चीज़ है कि वो जो जुनून, वो जो आपका माइंडसेट है, उसे आप एक्शन में कन्वर्ट करें, सही न्यूट्रिशन लेकर के, एक्सरसाइज करके। तो 3 से 4 महीने का पूरा एक एक्सरसाइज का प्लान हम उन्हें देते हैं कि भाई कितना वॉकिंग, इंक्लाइंड, सीढ़ियाँ चढ़ना, बैग लेकर के कुछ वर्कआउट्स करना, स्क्वाटिंग, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तो आपके पैरों की, बैक की वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और जब सवाल है कि भाई आप वहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप पे जा रहे हैं तो कितना भी मोटिवेशन लेके जाओगे, मोटिवेशन कम पड़ता है जब सांसें फूलने लगती है और पैर दर्द करने लगते हैं। तब आपको विल पावर चाहिए, यानी कि दर्द उठाने की शक्ति। और मैंने एक चीज़ देखी है, शब्दों में बड़ा कमाल है। आप ये जो पॉडकास्ट चला रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पे जब एवरेस्ट पे लोग चल रहे हैं और किसी को दर्द हो रहा है, किसी के नी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बैक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, सबसे बड़ा पेन किलर सिर्फ ये है, जब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि कौन से गोल को लेकर, कौन से वाई को लेकर आप यहाँ पर आए थे, वो याद करो। और जब वो याद करते हैं, और जब मैं उन्हें 2-4 अच्छी बातें बताता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इतनी स्पीड में तो मैं भी नहीं चल पाता, थोड़े से पॉजिटिव अफर्मेशंस दे दिए ना, दैट यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू दिस, या एक इंस्पिरेशनल गाना चला लिया वहाँ पर, खत्म हो गया, कर लेता है बंदा। इमोशंस आ जाते हैं और इमोशंस एक्शंस फिर करने में आसानी देता है। आपने भी बहुत अच्छी बात बोली, वाई याद दिलाते हैं। कई बार जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो वो टाइम में हमें अपने रीजंस
अपने वाई को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। Correct. बट कई बार ऐसा होता है ना स्नेह भाई, लोगों के वाई क्लियर ही नहीं होता है। तो अगर किसी को अपना वाई क्लियर करना है तो आपके लिए कुछ ऐसे कुछ सजेशन देंगे कैसे वो अपने वाई को क्लियर कर सकता है कि मुझे क्या करना है, मतलब क्लैरिटी ला सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे किसी ने पहली बार जब फेसबुक यूज़ किया या यूट्यूब या इवन व्हाट्सएप, तो आपने देखा होगा कि उसको सारे फंक्शंस नहीं पता थे, उसने टाइम दिया उस चीज़ को। एग्जैक्टली वैसे अपने आप को टाइम देना पड़ता है। कभी कभार 1 या 2 दिन अकेले बैठ जाना, अपने आप के साथ रहना, मोबाइल से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाना और पूछना अपने आप से कि यार मैं दुनिया में किस पर्पस को लेकर आया हूँ, मैं करना चाहता क्या हूँ। अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, 100 साल के बाद का विजुअलाइजेशन करो कि आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पीछे लोग मेरे बारे में क्या बात करें। अगर मेरा यूलॉजी लिखा जाए, यानी कि अगर मेरे बारे में वो जो आखिरी स्पीच कोई देने वाला है वो कोई बोल रहा है, तो क्या बोलना चाहेगा। और सच ये है कि हम ही अपनी ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हैं, बट हम डिसाइड ये करें कि भाई क्रिएट करना चाहते क्या है। सबको इतना एहसास है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, बट ये नहीं पता क्या करना है। हाँ। सो दैट्स वेयर दोज क्वेश्चंस आर सपोज टू बी आस्क्ड योरसेल्फ। और जब वो सवाल अपने आप से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से कोई नई पैशन, कुछ नए आइडियाज़ निकल आते हैं। और कभी कभी स्पॉट पे ना निकले ना, तो जब ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, तो अब जब कहीं कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोई वीडियोस देख रहे हैं, मे बी कोई फिल्में देख रहे हैं ना, उसमें से वो क्लिक हो जाता है कि दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू। बट अगर वो सवाल नहीं है तो बाहर जवाब भी है तो भी दिखेगा नहीं। तो इट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। यस, सही क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क। तो इसलिए मैं ये भी बोलना सही होगा ना कि यही सबसे स्टार्ट भी है मैनिफेस्टेशन का, जहाँ पे अपने दिमाग में ला दिया क्या करना है, आपको क्या करना है, वो आ गया, वहीं से फिर सारी चीज़ें का शुरुआत होती है। तो इज दिस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन या कुछ और भी है? मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पर आपका फोकस जाता है वहाँ पर आपकी एनर्जी जाती है, जहाँ पर आपकी एनर्जी जाती है वही चीज़ अट्रैक्ट होती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि फोकस कहाँ जाएगा। जब तक डिसाइड ही नहीं किया कि चाहिए क्या, बनना क्या है, अचीव क्या करना है, तब तक सुबह उठ के ये मालूम ही नहीं फोकस किस चीज़ पे करना है। इसलिए दिन की शुरुआत व्हाट्सएप दर्शन से होती है। लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि भाई आज के दिन का मेरा गोल क्या है, इस साल में मेरे को करना क्या है, अगर वो क्लियर होता तो मेरा फोकस अपने आप क्लियर होता और वहीं से मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। देखो, आपने फोकस बोला और मेरा फोकस आपके फोकस वाली टी शर्ट पे चले गया। यही काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जो आप जिसके बारे में बात करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, वही चीज़ें ज़्यादा दिखने लग जाती है और फिर वो चीज़ें हमारी लाइफ में ज़्यादा आने लग जाती है। ये थोड़ा बहुत क्रक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही है, राइट? एब्सोल्युटली। जब इंसान डिसाइड करता है कि भाई BMW खरीदना है तो सड़क के ऊपर BMW दिखता है। वैसे डिसाइड करोगे कि 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है तो ही बाहर उसके रास्ते भी दिखेंगे, वरना नहीं दिखने वाले। आपने एक कमिंग बैक टू योर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता है उस पर थोड़ा और बात करना चाहिए। जब आपको डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो पहले कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो निराश हो जाएगा। वो टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था? क्या डिसाइड किया कि अब से मतलब क्या करोगे? व्हाट वाज, कई सारे लोग, क्योंकि मुझे लगता है जो कोई देख भी रहे होंगे, कोई रिलेटिव भी उनका होगा जो डायग्नोस कर दिया, किसी को डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, उनको डिफाइन कर दिया गया है और वो बहुत निराश हो जाता है। और कई बार वो लाइफ में फिर उसके बाद कुछ करने का उनका मन ही नहीं करता। उससे हट के आपने इतनी सारी चीज़ें करी, तो वो कैसे करी? इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब एक्चुअली डॉक्टर्स ये कहना चाहते हैं कि हमारे नॉलेज के मुताबिक आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो पहले तो वहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है और हार मानकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो बताया है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बता रहे हैं। और कभी कभी डॉक्टर्स को ज़्यादा सीरियस होकर भी बताना पड़ता है, क्योंकि वरना इंसान सीरियस नहीं होता। ट्रू। हाँ। तो वहाँ पर उनका काम सही है। बट अब अपना काम ये है कि वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट। ये होना था, हो गया, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। जब मेरे पास रिद्धिमा और नकुल आए थे दिल्ली से, रिद्धिमा को डॉक्टर्स ने बोला था सिर्फ 60 दिन है आपके पास। अच्छा। वो कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मैं आपका क्लास अटेंड कर लूँगी, आपके जो मेडिटेशन से सीख लूँगी, क्या उससे मैं ठीक हो जाऊँगी? मैंने कहा नहीं। तो बोले मैं क्यों क्लास अटेंड करूँ? मैंने कहा आपको तो भरोसा है कि आप 60 दिन जीने वाले, मुझे तो ये भी नहीं पता कल सुबह में उठने वालों कि नहीं। और जब उनको ये समझ मिली तो मैंने कहा कि देखो, ये 60 दिनों में अगर आपको 100 साल की ज़िंदगी जीनी है तो आपको ये क्लास अटेंड करना चाहिए। और वो आए, वहाँ पर उन्होंने जी जान लगाकर 3 दिन कूदे, नाचे, जो भी मेडिटेशंस में करवा रहा था, जो वो सीख रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आ गया। वो ये सोचना बंद कर दिया कि मेरे पास 60 दिन है, वो ये सोचना शुरू करे कि मुझे अगर इसी में पूरी ज़िंदगी जीनी तो मैं कैसे जीने वाली हूँ। और नतीजा ये आया कि आज इस बात को 2.5 साल हो चुका है,
एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन एंड लिविंग इन अमेजिंग लाइफ, और वो सेम हीलिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन सब दुनिया को सिखा रहे हैं, बिकॉज शी फील्स वो एक बोनस लाइफ जी रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। आपने ये स्टोरी बताई तो मुझे एक वो हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक का ना एक स्टोरी याद आ गई। उसके अंदर भी एक पेशेंट थे जिनको लाइक पेट में बहुत सारे अल्सर्स हो गए थे और वो हमेशा बेड रिडन थे। नर्सेस की ज़रूरत पड़ती थी सब पस निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए, और डॉक्टर्स ने बोली था आप जी नहीं पाओगे। तो उन्होंने भी यही चीज़ किया कि यार वैसे भी मरने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला एक शिप, उनको हमेशा से सपना था कि मैं ना वर्ल्ड टूर करूँ क्रूज़ में जाके, ये सारी चीज़ें करें। तो उन्होंने बाकायदा हर चीज़ है ना प्रिपेयर, अपनी अपनी मैयत होती ना, मतलब बॉक्स होता है ना कॉफिन, वो भी लेके गए थे वो क्या बात है। वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाके वो पूरी ज़िंदगी एकदम दिल खोल के जिए। मतलब नहीं करना चाहिए था बट ये सब भी किया, जैसे सिगार पिए, उधर तूफान आ रहा है उसके अंदर नाच रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, उन्होंने पूरा वो ट्रिप कंप्लीट किया और वो हेल्दी होके वापस आ गए। तो जहाँ पे जब वो गए थे नर्स की ये सब के बदौलत, वहाँ पे अकेले उन्होंने अपने आप को ठीक करना चालू किया और वो ठीक होके वापस आ गए। ब्यूटिफुल। तो ये भी मतलब स्टोरी वहीं कहीं ना कहीं वो सेम मुझे लग रही है कि कई बार प्रॉब्लम्स है ना, हम कई बार जितनी होती है बट उससे ज़्यादा हम क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में। बिल्कुल सही है। वरीज है ना। और आपने ये जो कहा तो इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल लेवल पर जब आप हील होने लगते हैं ना, तो बॉडी के लेवल पर भी हीलिंग पॉसिबल है। हम्म अब जैसे ये जो क्रूज पे गए, उन्होंने लाइफ को एंजॉय किया, अपनी इमोशंस को पीक पे एंजॉय किया। एंड एग्जैक्टली वैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ होता है कि जब मैं लोगों को एवरेस्ट लेकर गया हूँ ना, तो नए पेन आ जाते हैं बट पुराने चले जाते हैं। अच्छा। जो बंदा बैक प्रॉब्लम लेके आया था उसको वो नहीं हुआ, कुछ और हाँ हो चलने की वजह से कुछ नया हो गया। या फिर कभी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिसको डिप्रेशन था, डर लग रहा था हाइट का, इसका उसका, और उस इंसान को मैं लेकर गया हूँ बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग में। अब कैसे भी करके समझा बुझा के कोई एनएलपी टेक्निक यूज़ करके मैंने उसको करवा तो दिया, लेकिन जब वहाँ से वापस आता है ना, तब वो एक अलग ही माइंडसेट में जीने लगता है। वो वापस आके बोलता है सर अब ना डिप्रेशन है, मैं दवाइयाँ छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बट दैट्स बिकॉज कि जब वो इमोशनली चार्ज हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें भी हील होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें ना स्नेह में मैं खुद मतलब रियलाइज़ कर रहा हूँ ना, अलग अलग बुक्स पढ़ के, आप जैसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलके ना मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ लेसन्स सब कहीं ना कहीं सब कोर, मुझे लग रहा है सबका कोर इमोशंस ही है। मतलब इमोशंस एक टाइम अगर हम सही कर ले अपने, तो सारी चीज़ें फिर फिजिकल मैनिफेस्ट हर चीज़ सही होने लग जाएगी। जैसे मैनिफेस्टेशन में भी हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट इमोशन, इट टॉक्स अबाउट स्टेट, एक अच्छा अल्ट्रा स्टेट में रहना, जैसे आपने भी बताया, वो स्टेट में फिर पॉसिबिलिटीज़ खुलने लग जाती है। तो आप इस चीज़ से एग्री करोगे इमोशंस प्लेज अ रियली क्रूशियल रोल। 80% बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक हैं। ओके। यानी कि स्ट्रेस की बदौलत है, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है, जेलसी, नफरत, बदले की भावना, या फिर अंदर जो पेन इकट्ठा हो गया ना कि उसने मेरे को बोल दिया और मैं जवाब नहीं दे पाया, वो जो पेन बॉडी इकट्ठा हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से अंदर बीमारियों का रूप ले रहे हैं। और एक साइंस ये भी कहता है कि एवरी सेकंड हमारे बुरे वाले सेल्स मर रहे हैं, नए वाले सेल्स बन रहे हैं। सही बात है। लेकिन अभी इस सेकंड पे नए सेल्स अच्छे बनेंगे, हेल्दी वाले, या अनहेल्दी बनेंगे, वो क्या डिसाइड करता है? वो इस पल के हमारे विचार और इमोशंस डिसाइड करते हैं। तो अगर इस पल में विचार अच्छे हैं और इमोशंस भी सही है ना, हैप्पी वाले, तो ऑटोमेटिकली हेल्दी सेल्स बनते हैं। और इसीलिए शायद आपने सेकंड पे इमोशन और मीनिंग भी रखा है। जैसे हम 7 पिलर्स की बात करते हैं ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने सोचा ही नहीं था, बट बॉडी से अपने ऑटोमेटिकली हम इमोशंस पे आ चुके हैं, सेकंड पिलर पे आ चुके हैं जो लाइफ का पिलर है। तो सेकंड पे रखने का रीज़न क्या था? यही रीज़न था या क्या रीज़न? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक बार आप अपने बॉडी के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं ना, फिर आता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस। ओके। अब जैसे अभी मैं मारुति में बैठा हूँ या मर्सिडीज में बैठा हूँ, मैटर ये करता है कि उस पल पे मैं कौन से इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सपोज कि मैं जब मारुति में बैठ के बीवी के साथ झगड़ रहा हूँ, अगर मर्सिडीज में बैठ के बीवी के साथ झगड़ना ही है, तो मर्सिडीज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर रही है। हाँ, फर्क इतना पड़ रहा है कि मारुति में आवाज़ बाहर जा रही थी, मर्सिडीज में आवाज़ बाहर नहीं जा रही, हाँ हाँ, दूसरों के लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप ज़्यादातर समय कहाँ रहते हैं, अब कोई कहेगा कि घर में रहता हूँ, ऑफिस में कोई रहते कहे हैं, ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर समय हम यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं मालदीव्स घूमने के लिए भी जाऊँ, मैं गोवा घूमने के लिए जाऊँ या सिंगापुर जाऊँ, मैं जहाँ पर भी एक्चुअली मैं रहता तो यहीं पर हूँ। तो अगर मैं इमोशनली बैलेंस नहीं हूँ, इमोशनली हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं कितने भी आजू बाजू खिलौने बदल दूंगा, ब्रांड बदल दूंगा या जगह बदल दूंगा, कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलते हैं ना सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफें कई बार यहाँ पे ही होती है, सारे प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, या कई बार लोग अपने दिमाग में ही हेल बना लेते हैं जबकि लाइफ हेवन है। जबकि कई Yes. सारे लोग जो इवन हेल में रह रहे हैं वो अपने दिमाग पे काम करके उसको हेवन बना लेते हैं, या एटलीस्ट बैरेबल बना लेते हैं, जैसे एज अ मैन थिंक इट बुक में भी बताया गया है। या फिर वो बुक थी ना, बुक का नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे,
मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैन सर्च फॉर मीनिंग, यस। है उसके अंदर भी ना वो कैसे हॉलोकॉस्ट सर्वाइव कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन प्रॉब्लम वाली स्टेट में थे जहाँ पे सब लोग मरते जा रहे थे, बट स्टिल वो सर्वाइव कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे अपने ब्रेन पे अब फोकस किया, अपने स्टेट पे काम किया इमोशनल, और उन्होंने अपने आपको रीजंस दिए कि मुझे क्रिसमस के बाद अपने फैमिली मेम्बर से मिलना है। तो कमिंग बैक टू अगेन योर स्टोरी, हाँ मुझे इससे याद आया कि मैनिफेस्टेशन का एक और बहुत प्यारा सा रूल है जो इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ लेट्स से आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, बट जो इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव है, जेलसी वाला है, हाँ नफरत वाला है, हाँ 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 तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन विचार पैसों के है और इमोशन पॉजिटिव है, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, तो अट्रैक्शन वहाँ पर वर्क करता है। हे गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। स्नेह जी एक मास्टर क्लास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जाके एक मिनिमम कॉस्ट में आप मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन इस वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे वो बता रहे हैं कैसे आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हो, क्या उसके पीछे का साइंस है, और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने मिलेगी एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। तो अगर आप उस मास्टर क्लास में रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्ट रखते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, गो चेक इट आउट। लोग ये नहीं समझ पाते कि इंटरनेट के ऊपर भी किसी का वीडियो देखा, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आपको नेगेटिव कमेंट करने की एक्चुअली कोई ज़रूरत ही नहीं है। लोग कभी कभार उन चीज़ों को वायरल करने की कोशिश करते हैं जिसमें बोले यार इंसान बुरा है तो इसको अब डुबा के रहेंगे, बट वो ये नहीं समझ रहे उससे उसका कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमारे ही वाइब्रेशन नेगेटिव हो रहे हैं और उस वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। सही बात है। कई बार हम वो बोलते हैं ना, कई बार जब हमारे अंदर जो चीज़ भरी होती है वही हम प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर, और हमारे अंदर ही प्यार नहीं, हमारे अंदर नफरत और नेगेटिविटी भरी हो तो हम वो दिखाते हैं, निकालते हैं, और वो निकलता है फिर क्या होता है और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि किसी और ने भी कुछ और नेगेटिविटी दे दिया, उसकी भी नेगेटिविटी आ रही है, और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा है। जो आप चीज़ ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वही चीज़ फिर ज़्यादा भी दिखने लगती है। और इंटरनेट इसका सबसे अच्छा सबूत है। आप 2-3 झगड़े वाले वीडियोज़ को लाइक कर दो, पूरा फीड आपके झगड़े झगड़े वाले ही आएगा, मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ। बट अगर आप पॉजिटिव चीज़ देखते जाओ तो आपके पॉजिटिव फीड्स भी बढ़ने लग जाते हैं। ये भी एक तरीके से आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, एब्सोल्युटली काम करता हुआ रियलिटी। 100% ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एंड अल्गोरिदम्स को तो अब हम समझने लगे हैं कि हम जो देखना पसंद करते हैं अल्गोरिदम्स हमें वही दिखाते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर के एक स्टेप ये है कि आप अगर ऑब्जर्व करें कि जब मैं और आप बड़े हो रहे थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था। हमारे पेरेंट्स के समय तो कंटेंट ही नहीं था, और आज के समय पे कंटेंट ही कंटेंट है आज के बच्चों के लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई इंडिया को, भारत को, हमें कुछ अच्छा देश बनाना है, सोने की चिड़िया वापस बनाना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक को आज पावर मिल गया सोशल मीडिया की वजह से कि वो चाहे वो कंटेंट अपलोड कर सकता है, घर पे बैठ के चैनल चालू करके जो चाहे वो बोल सकता है। तो कंटेंट अपलोड करने का जब पावर मिला है ना, तो हमें इतना तो मेक श्योर करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वो बोले जो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे सुने। सही बात है। मैं हनी सिंह का इंटरव्यू देख रहा था, हनी सिंह भी उसके अंदर ये चीज़ बोल रहे थे। पहले ही वॉज रियली प्राउड ऑफ कि मैं शराब के ऊपर, दारू, ये सब के ऊपर वो बनाते थे, एंड ही वॉज वेरी ओके विद इट कि अच्छा है। बट रिसेंटली उन्होंने वीडियो बनाया कि यार नहीं, मुझे वो सब इतना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो शायद उनके बच्चे भी हो गए हैं ना, तो वो अब रियलाइज़ करनी है, मैं नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे ये सब चीज़ सुने। तो कई बार लोगों को रियलाइज़ होता है, काफ़ी लेट रियलाइज़ होता है, बट होता ज़रूर है कि यार ये सब जो चीज़ें हम जो जवानी में भी या बचपना में हमें लगता है कि बहुत अच्छी है, चलेगा, कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम जो चीज़ बार बार रिपीट करें। अगर गाना ही हमने बना दिया, गाने के साथ दारू और ये सारी नेगेटिव चीज़ें, आप एनएलपी ये सब चीज़ तो आप अच्छे से बता सकते हो उसके बारे में मेरे से बेटर, कि कैसे वो फिर और ईजी लोगों को करना हो जाता होगा, राइट। ये इसके बारे में भी आप बताना चाहिए कैसे। अब ये राइट नाउ सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, और लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी हर जगह बहुत, दूसरे लोग मतलब बाहर बहुत ज़्यादा है, बट यूजुअली अंदर होती है। तो इसके ऊपर भी कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हम जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो हमारे अंदर है वही बाहर आ रहा है। तो इसलिए हमें अपने अंदर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, कपड़े को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे कभी कभार अंदरूनी क्लीनिंग भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। और उसमें मुझे लगता है कि ये जब इमोशंस की बातें चल रही है और क्लीनिंग की बातें चल रही है ना, तो वहाँ पे मेडिटेशन प्लेज अ वेरी वेरी पावरफुल रोल। जब एक इंसान रेगुलर मेडिटेशन करता है तो वो अपनी सिस्टम को रीसेट कर पाता है, वो जो बुरे फीलिंग्स होल्ड करके रखा था उसको नेचुरली रिलीज़ कर पाता है। मेडिटेशन की वजह से मैं ये मानता हूँ कि अंदर एक नया लाइट और उजाला आता है जो अंधेरे को दूर लेके जा रहा है। आई बिन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर 33 ईयर्स नाउ। मैंने 4 साल की उम्र पे पहली बार सीखा था, 37 का हो चुका हूँ। 33 ईयर्स से एटलीस्ट 10 मिनट्स प्लस एवरी डे मैंने मेडिटेशन किया होगा। एंड मैं इतना समझ पाया हूँ कि जितने भी स्ट्रेसेस, नेगेटिविटी, चैलेंजेस मेरे आसपास चलते रहते हैं, क्योंकि आज मैं भी मल्टीपल बिजनेसेस को ऑपरेट करता हूँ, तो भाई ये सच है कि भी प्रॉब्लम आते हैं,
ये सच है कि भी तकलीफ तो आने वाली है, ऑफिस में कोई झगड़ा हो गया, कोई पार्टनरशिप टूट गई, ये रोज़ बरोज़ में होता है। बट तब दिन का वो 10-15 मिनट का भी मेडिटेशन जो है ना, वो मुझे हेल्प करता है शांत होने में, और जब मैं मेंटली शांत हूँ तो मैं सही डिसीजंस ले पाता हूँ। सो मैं हमेशा कहता हूँ दैट हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी बिजनेस। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड ओनली ना। और अभी जैसे ये चीज़ आपने जो बोली ना, वो थोड़ा बहुत मैं भी रिलेट कर पाऊँ। अभी मैंने रिसेंटली 21 डेज चैलेंज किया, और उसके अंदर भी हम लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। और अभी मैं रिसेंटली फादर बनाऊँ, तो ये भी मैंने बताया नहीं था, मतलब Congratulations. पॉडकास्ट पे तो नहीं बताया था, आपको भी शायद नहीं पता था। तो अब बच्चा आ गया है, उस रोना धोना ये सब चीज़ें, रात में नींद ना थोड़ी जितनी अच्छी से मिलती थी अब नहीं मिल पा रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, पहले ऐसा था ना स्नेह भाई, अगर मुझे ना 8 घंटा 7 घंटा नींद नहीं मिले ना, मेरा मूड बहुत ख़राब रहता था। अच्छे से नहीं, मैं फंक्शन नहीं कर पाता था पूरे दिन। बट अब 2-3 घंटे की भी नींद मिल रही है ना, मैंने नोटिस किया मेडिटेशन के जैसे उससे फ़र्क पड़ रहा है। मेरा स्टेट ना दिन का पॉजिटिवली जा रहा है। भले से रात में बहुत बराबर अच्छे से नींद नहीं मिली है, लेकिन सुबह उठने के बाद जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अफर्मेशंस कर रहा हूँ, एक अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में लेके दिन की शुरुआत कर रहा हूँ ना, बेटर हूँ, काफ़ी बेटर हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को भी हैंडल कर पा रहा एब्सोल्युटली। मेडिटेशन के साथ एक दूसरी पावरफुल टेक्निक है, हाँ, जो फिजिकल बॉडी और माइंड यानी कि इमोशंस को दोनों को ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग करती है। वो है फिजियोलॉजी, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। ओके। अब जब मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो हमारा माइंड और इमोशंस डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। इट्स लाइक हमारे बॉडी को आप समझ लो कीबोर्ड है, और ये आपका सीपीयू है। अच्छा। अब अगर आप पूरा दिन सिर्फ अपने रूम में बैठे रहोगे, अपनी दुकान में बैठे रहोगे, एक्टिव नहीं हो आप, या फिर वो एक्टिविटीज़ में हो जिसमें आप ज़्यादा हिल नहीं रहे, बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जा रहे हो, या बैठ के बस 2 ग्लास ले रहे हो, जो है ना कि भाई हिले बिना सुख पाने के तरीके, वेब सीरीज देखते रहना हिले बिना सुख पाने का जो तरीका है, तो उस वजह से एक्चुअली सिर्फ डोपामिन रिलीज हो गया, बट वो टेम्पररी है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। ओके। और रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप अपने बॉडी को कुछ फंक्शन कराते हैं। फंक्शन कराने का मतलब, आज जब किसी की पार्टी में जाकर के या किसी की शादी में जाकर के आप नाचते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, या फिर आप अपने कोई पुराने दोस्तों के साथ हफ्ते में एक बार क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट देखने में टेम्पररी डोपामिन है, सही बात है। खेलने में आप है ना उसको 2 दिन तक याद रखने वाले, और जो ब्लड फ्लो तब होगा ना, उसकी खुशी कुछ अलग है। इसलिए आपने, अगर आप मेरे वहाँ आए हैं तो ऑब्जर्व किया होगा कि हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाया, हाँ, वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया, पिकल बॉल टेनिस कोर्ट बनाया, भी है। जिम है, सब कुछ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मैं एटलीस्ट दिन में 2 से 3 घंटे का वक्त फिजिकल एक्टिविटी को देना पसंद करता हूँ। फिटनेस तो अच्छी रहती है, बट सच कहूँ मेंटल फिटनेस और भी अच्छी रहती है, मज़ा लगाता है। क्योंकि जब आप खुश है ना, तो ही आपका फैमिली और आपके आसपास के लोग आपके साथ खुश रह सकते हैं। अब देखो, इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड है ना, तो आपके रिलेशन में भी डिस्टर्बेंस आना ही आना है। आपने देखा होगा, इंसान शादी इसलिए करता है कि भाई चलो ये खुश नहीं है, सेटल नहीं है, तो बोले इसकी शादी करा लेते हैं। अब 2 लोग दुखी होंगे, और जब 2 लोग दुखी होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सेट नहीं हुए, तो एक हमें $1 मिलियन एडवाइस मिलती है कि फैमिली प्लान कर लो। हाँ, अब टोटल 3 लोग दुखी है। तो इससे बेहतर है कि भाई आप पहले अपने ऊपर वर्क करो, अपने इमोशंस को बैलेंस में लाओ। जब आप अपने आप के साथ खुश रहोगे, तो ही तो दूसरे आपके साथ खुश रहेंगे ना। और आई थिंक ये 99.9% लोग इसका एग्जैक्ट उल्टा करते हैं। हम सब है ना, मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। आजकल देखोगे आप सोशल मीडिया, सब ब्लेम, ये लोग खराब मूवी बना रहे हैं, ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये वो एक ब्लेमिंग मेंटालिटी है। और ऑन द अदर हैंड मैंने देखा जितने भी स्मार्ट या सक्सेसफुल सुपर अचीवर्स है, वो लोग इसका अपोजिट होता है। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। वो लोग को भी पता है कि हाँ भाई है, प्रॉब्लम्स तो बाहर बहुत सारी है, बट वो सब चीज़ के बारे में, कुछ चीज़ें कंट्रोल में, कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो चीज़ हमारे कंट्रोल में वो हम खुद है। तो लेट्स स्टार्ट विद अस ना, लेट्स फोकस ऑन कि हम कौन सी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। बट वहीं मैक्सिमम लोग मुझे लगता है नहीं ले पाते ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, आपकी भी जो स्टोरी है, अभी आपने बताया वो डॉक्टर, ये सारी जो चीज़ें हुई, न्यूज़ मिली, उसके बाद आपका क्या इमोशंस था, उसके ऊपर फिर क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या स्टेप्स लिया अपनी लाइफ को और बेटर डायरेक्शन में डालने के लिए? जब डॉक्टर को सुनकर मैं बाहर निकला, तो मैं गाड़ी में अकेला था। जब तक मैं अपने घर तक जा रहा था, शायद आधे घंटे का रास्ता था, उसमें मैंने फुल म्यूज़िक ऑन किया। अच्छा। और मैं जितना दुखी होना चाहता था, रोना चाहता था, और ऊपर वाले से जितनी शिकायत करना चाहता था, मैंने तभी कर ली। बस वो 30 मिनट आखिरी थी उस सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद ना मैंने उसको दुख जताया, शोक जताया, ना कभी मैं रोया। अच्छा। फिर वहाँ से बाहर निकल के खाली होने के बाद एक ही सवाल था, व्हाट नेक्स्ट? इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए मैं कर क्या सकता हूँ? मेरे कंट्रोल में क्या है? एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि देखो, दुखी होना या रोना बुरा नहीं है, रोते रहना बुरा है। सही बात है। तो भाई जो है एक्सेप्ट करो,
और एक्सेप्ट करके अब इसका सोल्यूशन फिगर आउट करना शुरू करो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस 80% प्रॉब्लम के ऊपर है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस है तो प्रॉब्लम ही बढ़ने वाला है। मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया सोल्यूशन के ऊपर, और सोल्यूशन के ऊपर शिफ्ट करने के बाद मैंने न्यूट्रिशन के साइंस को पहले समझा, बिकॉज मैंने ये देखा कि हम एक्सरसाइज तो हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं, बट खाना हफ्ते में 21 बार खाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। सही बात। तो पहला पावर फूड का है आपके ऊपर का। तो फूड को समझ करके मैंने अपने डाइट को चेंज करना शुरू किया। सेकंड थिंग मैंने किया, उसके बाद एक्सरसाइज थी। थर्ड, और वो था इमोशनल बैलेंस, कि भाई ओके मुझे इस बीमारी या चैलेंज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब तक मुझे पता नहीं था तब तक तो मैं नेशनल स्टेट टेनिस भी खेल चुका था। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई तुम आधे किलोमीटर दौड़ोगे और आधे किलोमीटर दौड़ करके तुम्हारी सांसें फूल जाएगी। यार पहले तो नहीं हुआ, अब सलाह सुना फिर रोने लगा है। तो वो उसको मुझे हावी नहीं होने देना है। यस, सो वो जो पॉजिटिव माइंडसेट है और जो बरसों का अपना पैटर्न बना हुआ है उसको हमें चालू रखना है और उसको स्ट्रेंथन करना है। मैंने इतना जाना है कि अगर फुटबॉलर्स पैर टूट जाए उसके बाद जुड़वा के वापस फुटबॉल खेल लेते हैं, तो आज हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है कि अगर आपका माइंडसेट सही और आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो कुछ भी ठीक किया जा सकता है। और फिर मैंने जो डॉक्टर्स ने मना किया था वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाया और गोल ये सेट किया कि ये सब कुछ करना है। अच्छा। उसके बाद मैंने मैराथन भी कंप्लीट किया। मुझे 10 किलो उठाने के लिए मना किया गया था। उसके बाद 100 किलो का बेंच प्रेस भी मारा है, 120 किलो का डेडलिफ्ट भी किया और 120 किलो का स्क्वाट भी मारा है। ये सब मना था। मुझे मना किया गया था एनीथिंग जो मेरी हार्ट को प्रेशर दे सकता है और सांसें फुला सकता है, मुझे नहीं करना है। और फिर मेरे लिस्ट में आया स्काई डाइविंग। अच्छा। क्योंकि अब स्काई डाइविंग में तो जब आप चलते हुए प्लेन से कूदते पैराशूट लेके तो आपके हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता ना। सो एक्चुअली दुनिया का सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है ये। और सबसे ज्यादा प्रेशर वो देता है आपको। एंड आज शायद पब्लिक फोरम में मैं पहली बार ये कह रहा हूँ, मैंने जब पहला फॉर्म अपना स्काई डाइविंग का भरा था, सीखने जब मैं गया था, उसमें सारा झूठ लिखा था मैंने। क्योंकि अगर मैंने सच लिखा होता मेरी हार्ट की कंडीशन का, तो मुझे कभी स्काई डाइविंग करने ही ना देते। एंड स्काई डाइविंग मैंने इसलिए सिर्फ किया क्योंकि वो मेरी एक पॉजिटिव जिद थी कि जो मना किया गया है उसके लिए मैं अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूँ, मेरे बॉडी को प्रिपेयर करना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। मैंने रातों रात नहीं किया, मुझे 6 साल लगे अपनी फिटनेस को उस लेवल पर पहुँचाने में। 6 साल काम किया। यस। और उसके बाद मेरा हार्ट उस लेवल पर पहुँचा जहाँ पर मैं उस प्रेशर को झेल सकता था। और अब तो ऑलमोस्ट 300 स्काई डाइविंग के जंप हो चुके हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को भी करवा दिया है। और एवरेस्ट बेस कैंप जाने का मन भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लो है। तो उस लो ऑक्सीजन में क्या मैं फंक्शन कर पा रहा हूँ या नहीं, वो भी मैं देखना चाह रहा था। और अपने 4 ऐसे दोस्तों को लेकर गया था, तो झट्टे कट्टे जिम विम वाले थे कि कहा कि भाई अगर उठा के वापस लाना पड़े तो ला देंगे। लेकिन नहीं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ये थोड़ा बहुत मुझे डेविड गॉगिन्स की भी याद आ रही कहानी। डेविड गॉगिन्स पे आपको पता ही होगा, वो 100 माइल्स, उन्होंने कई सारे ट्रायथलॉन्स भागे हैं, उन्होंने मतलब नेवी सील ट्रेनिंग करी है, उन्होंने जितनी भी अलग अलग एयरफोर्स ट्रेनिंग, 3 टाइप की जो ट्रेनिंग होती है वो सब चीज़ें उन्होंने करी। और उनका भी बहुत टाइम बाद मालूम पड़ा कि उनके दिल में छेद है या फिर ऐसी कुछ इशू था जो आपसे थोड़ा बहुत मुझे रिलेटेड लग रहा है। डॉक्टर्स ने बोल दिया ये सब चीज़ तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, आप कभी भी मर सकते थे जो चीज़ें कर ली। बट उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखा, उन्होंने वापस से करना चालू किया। वो सही हुए, मतलब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट कुछ इंजरीज आ गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बाद भी फिर उन्होंने वो करते रहते हैं और आज भी करते रहते हैं। इसलिए आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन पूरी दुनिया के लिए वो बने। वैसे ही आई थिंक सेम स्टोरी आपकी लग रही है, पूरा सेम। मुझे पता नहीं था पहले, आज मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला कि ये सारी चीज़ें तो आपने भी कर लिया। और उसके पीछे का रीज़न मुझे लगता है लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग हमारे ऊपर बहुत लिमिटेशंस डाल देते हैं। तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। मतलब टैक्सी ड्राइवर का बेटा टैक्सी ड्राइवर ही रहेगा, या फिर राजा का, वो पुरानी ख्याल था, राजा का बेटा राजा बनेगा। वो सब मे भी पहले होता था, लेकिन आज ऐसी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आज कोई भी इंसान अगर चाहिए यहाँ से स्ट्रांग है और एक्शन ले तो बहुत सी चीज़ें कर सकता है, जो आपने प्रूफ करके दिखा दिया। मैं ये मानता हूँ कि पेंडेमिक जा चुका है, लेकिन अभी भी एक महामारी का शिकार बहुत सारे लोग हैं, और वो है छोटे विचार, छोटी सोच। और इसका भी कारण क्या है पता है? कि हम लोग ब्रिटिश रूल में रहे। भारत कभी सोने की चिड़िया था, बट ब्रिटिश रूल में क्या हुआ कि हमें गरीब बनाया गया, गुलाम बनाया गया। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादातर वो गरीबी और तकलीफ में बड़े हुए, वो थिंकिंग पेरेंट्स को मिला और वही थिंकिंग हमें मिल रहा है। तो अब किसी ना किसी को तो वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, वरना आने वाली जनरेशन्स, जबकि आज हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में तो पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है कि 2047 तक, जब तक हमारा भारत देश 100 साल कंप्लीट करेगा आज़ादी के, हम टॉप 2 में भी आराम से आ सकते हैं। क्योंकि आज अगर अमेरिका टॉप 1 में है ना, तो वो इसलिए क्योंकि वो 250 साल से आज़ाद है
अगर हम 100 साल में टॉप 2 में आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे हाथ में है, तो उसके लिए पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, इस महामारी से ऊपर उठना है और अब बड़ी सोच से ही आगे बढ़ना है। और बड़ी सोच आएगी कैसे आपके हिसाब से? बड़ी सोच तब आती है जब पहले तो आप इस बात को एहसास करते हो कि अगर एक घड़ी आपने पहनी, ये अगर एप्पल वॉच है, तो पहनने के बाद अच्छा लगता है ना कि यार 90,000 की घड़ी में पहन रहा हूँ। एक ब्रांडेड बेल्ट पहना अच्छा लगता है कि वाह यार, नाइक के 15,000 के जूते पहने तो लगता है कि मज़ा आ गया यार। अगर ये इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है तो ये सब तो इंसानों ने बनाया, आपको किसने बनाया? और अगर ये बात हम समझ जाए कि भाई उसने बनाया है, हम उसकी प्रोडक्ट है, तो कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे अंदर कूट कूट कर काबिलियत भरी हुई है। आप कभी ऑब्जर्व करना, कोई बंदर को आपने कभी हार कर नहीं बैठा देखा होगा, कोई कुत्ता दवाई नहीं खा रहा है और कोई गाय डिप्रेशन में नहीं है। हाँ। लेकिन ऊपर वाले ने जितने भी जीव जंतु जानवर बनाए, उसमें से सभी बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे। इंसान ही रो रहा है, शिकायतें कर रहा है, दुखी होकर बैठा हुआ है और आशा रख रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए। जबकि ऊपर वाले ने सारी शक्तियाँ अपने अंदर भरने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि सब कुछ बनाने के बाद, इंसान को बनाने के बाद ऊपर वाले ने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हम ही को क्रिएशन की शक्ति दे रखी है और आगे हमें ही सारी चीज़ों को क्रिएट करना है अब। ट्रू। और ये कैपेबिलिटी और किसी एनिमल में नहीं है जो हम कर सकते हैं। हम थिंक कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये कोई भी एनिमल नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर को, जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि ये पॉडकास्ट के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा क्या नहीं करूँगा। ये वाली शक्ति ऊपर वाले ने और किसी को नहीं दिया, बट हम इस शक्ति को ही नहीं समझ रहे, और ये शक्ति को पावर बनाने की वजह हम उसको ही अपना बोल सकते हैं सबसे बड़ा दुश्मन बना के उससे खराब करते जा रहे हैं। सो अभी हम दो चीज़ों के बारे में अभी तक भाई हमने बात किया, बॉडी, इमोशंस और मीनिंग के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं किया। आई थिंक सो सेकंड पिलर्स में मीनिंग आपने क्यों डाला? सो जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जीशान भाई ये जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक, खुश होना कि यार चलो भाई स्नेह भाई ने मेरी कुछ तारीफ कर दी। दूसरा, अरे मैं आज अच्छा लग रहा हूँ मतलब क्या, बाकी दिन में अच्छा नहीं दिखता क्या? तो अब ये डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशन में आपको जो स्टिमुलस मिला है उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसको कहते हैं मीनिंग। यानी कि सपोज कि किसी की 50,000 की नौकरी है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग कि अब मैं क्या करूँ, ईएमआई कैसे पे करूँ, बच्चों की ट्यूशन की फीस कैसे पे करूँ, परेशान होने लगे, वो घर पे जाके बताए, घर वाले पड़ोसियों को बताए, सब परेशान हो जाए। दूसरा मीनिंग कि यार अगर ऊपर वाले ने 50,000 की नौकरी ले ली है मेरी, मतलब ये है कि उसने 1 लाख का प्लानिंग तो मेरे लिए करके रखा हुआ है। बस मुझे ये फिगर आउट करना है कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कहाँ छुपी हुई है, और घर पे आके मैं सबको परेशान ना करूँ, बस इतना ही बोलूँ कि 10 दिन की छुट्टी मिली है, बताओ कहाँ घूमने जाना है। और अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा और ये माइंड में रखूँगा कि कहीं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो 10 दिन 15 दिन में कुछ तो अच्छा दिखने ही वाला है मुझे। सही बात है। तो इसे कहते हैं मीनिंग्स। यानी कि आपके साथ क्या हो रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उसे लेते कैसे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बारे में कर रहे क्या है, एब्सोल्युटली। व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग। क्योंकि कई बार मैंने ये वाली स्टोरी तो कई बार हमने देखी भी है। कई बार लोग, किसी का जॉब चले जाता है, वो लोग बहुत निराश हो जाता है, उनको लगता है कि लाइफ तो खत्म है, बट फिर वही लोग कई बार बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और फिर अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। 100%। आपको याद होगा कि हमने 2023 की बात है जब रॉबर्ट कियोसाकी को हम इंडिया लेकर आए थे। हाँ। ग्रोथ समिट, वो जो रॉबर्ट कियोसाकी वाला इवेंट हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ में माइनस में चले गया था। अच्छा। अब कुछ ऐसे डिसीजंस और कुछ ऐसे चैलेंजेस बिजनेस में आए कि जिस वजह से वो बड़ा लॉस हुआ, और तब मेरे आसपास सभी हैरान परेशान, और मैं पॉजिटिवली कि चलो आप अपने नेक्स्ट क्या कर सकते हो और वगैरह। तो एक बार मेरा फैमिली मेरे को बिठाता है, स्नेह तो दुखी हो जा, अगर कुछ है तो हमको बता दे। मैंने कहा किस बात को लेके? बोले नहीं बट तू कुछ छुपा रहा है, अपने दिल में रख रहा है, इतना बड़ा नुकसान है, तू मतलब अभी भी इतना पॉजिटिव कैसे है? और मुझे उनको समझाना पड़ा कि एक ज़माने में मेरा सपना था कि मैं 8 करोड़ का बिजनेस करूं, आज ऊपर वाले ने 8 करोड़ का मेरे को लॉस दिया है, उसके बाद मैं धंधा चला पा रहा हूँ, ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, मेरी अभी भी वही लाइफस्टाइल है। मतलब ये सोचो कि ऊपर वाले ने हमें कितना एक्चुअली सफल बना दिया है कि तब जाके सिचुएशन को हम फेस कर पा रहे हो। तो उसमें बुरा क्या है? उसने तो हमें हमारी काबिलियत का एहसास करवाया है। व्हाट अ इंटरेस्टिंग वे टू परसीव इट। और यही मतलब डिफरेंस भी होता है कई बार फेलियर, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अनसक्सेसफुल लोग कई बार वही फेलियर को एक थप्पा समझ लेते और मैं मान लेते कि मैं हूँ, बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो समझते कि नहीं, ये तो सिर्फ एक बाधा थी, एक चीज़ थी जिसने मुझे कुछ लेसन सिखाया, लेट्स लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। मैक्सिमम बोलते हैं ना, जितने सक्सेसफुल लोग जितनी बार फेल हुए उतनी बार फेलियर्स ने ट्राई भी नहीं किया। तो वो डिफरेंस होता है। हमेशा ट्राई करते रहो, हमेशा ट्राई करते रहो, फेल होते रहेंगे बट
फेल भी नहीं बोल सकते उसको, एक्सपीरियंस था, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ गलती की। हम हर दिन गलती करते हैं, करेक्ट। बट वही ये छोटे लोग छोटी गलती करते हैं, बड़े लोग बड़ी गलतियां करते हैं और उससे फिर और बड़े बड़े काम करते हैं, राइट। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, मुझे लगा कि यार लगता है अपने अच्छे वाले कर्म थोड़े कम हो गए। हाँ, तो मैंने नेक्स्ट ईयर का गोल उठाया कि मुझे 8 करोड़ का डोनेशन करना है। अच्छा, कहाँ से करूँगा पता नहीं है। हाँ, तो मैं आके अपने वाइफ को, शिवांगी को बताता हूँ कि शिवांगी मैंने एक ऐसा बड़ा गोल उठा लिया है, पता नहीं कैसे होगा। एक तो 8 करोड़ का ऑलरेडी लॉस है और मैं और डबल गोल सेट करके बैठा हूँ कि कुछ सेवा करनी है। हाँ, तो जब मैं उसको बिठाया तो एक्चुअली पहले मैंने उनसे ये कहा कि शिवांगी एक सीरियस बात है, तुम्हें टाइम हो तब बताना। तो वो तो भी सीरियस होगी कि उसने पहली बार इतने बरसों में ऐसा कुछ कह रहे, बैठी। फिर जब मैंने पूरी कहानी बताई फिर कहते बस इतना ही था, मुझे तो लगा आपको कुछ हो गया है। और फिर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, आपका जो गोल है सेवा का, उतना तो मैं अगले साल में पूरा करके दे दूंगी। अरे वेरी नाइस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, बट उसे किस रूप से लेना वो हमेशा आपके चॉइस की बात है। एंड उसमें मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। मैं 16-17 साल की उम्र पे किराए के मकान में था, तो मेरे फादर कहते थे कि इसने दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं है, हमारे पास 2 रूम का किराए का ही सही घर तो है ना, उसके लिए शुक्रगुजार हो जा। हमें 2 वक्त का कभी कभार खाना नहीं मिलता था, रात को भूखे सोना पड़ता था। तो फादर जब एक वक्त खाना मिलता और मैं जल्दी जल्दी में खाने की कोशिश करता, मेरे को रोक लेते थे, कहते थे काम कर, आंखें बंद करके पहले थैंकफुल हो जा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हफ्ते में एक बार खाना नहीं मिलता, तुझे दिन में एक बार मिल रहा है, और ये भी प्रार्थना कर ले कि सभी को खाना मिले। मैंने ये देखा है कि कितने भी बुरे दिन आ जाए ना, उसमें ग्रैटिट्यूड बहुत आपको हेल्प करता है इमोशनली पॉजिटिव रहने में। कभी कभी लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, अपने ऊपर वाले से जब वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग उसमें भी मांग रहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है। लेकिन जब आप मांग रहे हो तो आपका फोकस है कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है, और अगर अदानी अंबानी भी खोजेंगे ना कि उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है तो मिलेगा। सही बात। तो उसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा मेरे पास क्या है जो कॉमनली सबके पास नहीं है। इसलिए वो कहावत है ना कि भाई मैं वो जूते खरीदना चाहता था, महंगे थे, नहीं खरीद पाया तो मैं दुखी था, बट किसी के जब देखा इंसान को जिसके पैर नहीं थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कितना सब कुछ है। सही बात है, ट्रू। नहीं, आपने ये परसेप्शन, पर्सपेक्टिव होना, हम लोग होते हैं, हम लोग यही करते हैं कि कई बार लोगों के पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, हम सिर्फ वही देखते रहते हैं, उसी पे फोकस करते हैं क्या नहीं है, और इसीलिए ज़िंदगी एकदम खाली लगती है, क्योंकि हमेशा फोकस ही कि नहीं पे है, बट जो है उस पर फोकस डाले। और उसमें आई थिंक ये करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड जब हम शुक्र करने लग जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यार ये चीज़ें मेरे पास है, एंड देन वी फील रियली गुड अबाउट इट। और इसी से रिलेटेड आई थिंक यहीं से आता है आपका थर्ड, आपने जो चीज़ें बताई उसमें थर्ड पिलर भी आने लग गया। जैसे आपने बताया शिवांगी मैम के बारे में बताया, रिलेशनशिप, हमारी पिलर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रिलेशनशिप्स होता है। तो मैंने देखा कि मैम का जो मेंटालिटी है, जो सपोर्ट है वो आपको दे रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करते हो, इट्स वेरी पावरफुल। वो हमेशा दिखता है, स्टेज पे भी दिखता है, जब भी मिलता है तो मालूम पड़ता है कि आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रॉग है, काफ़ी अच्छा है। सो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो वो ब्लेसिंग कैसे बना सकता है एक इंसान, उसके ऊपर कैसे काम कर सकता है और करना चाहिए, कितना करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं। अच्छे रिलेशनशिप्स मिलते नहीं हैं, डेवलप करने पड़ते हैं। इट्स लाइक कि भाई पौधा डाल दिया तो अब वो ग्रो हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, वैसा नहीं है। उसको हर दिन पानी देना पड़ता है, फर्टिलाइज करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। बस एग्जैक्टली वैसे रिश्ते भी कुछ वैसे ही है। अनफॉर्चुनेटली लोग जब शादी करते हैं तो उनको लगता है लाइसेंस मिल गया ना, अब ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सच ये है कि उसके बाद तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि रिलेशनशिप में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। नंबर 1, क्वालिटी टाइम। कितना क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप बोल रहे सामने वाला सुन रहा है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि सामने वाले को जो पसंद है आप उसके साथ वो कर रहे हैं। अगर वो आपका बच्चा है तो अगर उसको डांस करना है म्यूजिक चालू करके और सोफा के ऊपर कूदना है तो आप वो कर रहे हैं। अगर वाइफ है, वो चाहती है कि बस आप सुनो मेरी बातें कि आज के दिन में क्या हुआ, तो वो करना हो सकता है। मे बी वॉक पे जाना भी हो सकता है। दूसरा, सेकंड चीज़ इज अफर्मेशंस, यानी कि वर्ड्स। हम इंसानों को एक्सप्रेशन का पावर मिला है, बट आपने देखा होगा कि जानवर अपने से बेहतर एक्सप्रेस करता है। अभी मैं सुबह निकला ऑफिस के लिए, 4 घंटे के बाद लंच के लिए वापस आता हूँ ना, तो मेरा डॉग जो है वो ज़्यादा प्यार जताता है। घर वाले उतना एक्सप्रेस नहीं करते, बेटा आ गया, अरे क्या बात है, हम खुश हो गए। लेकिन जानवर ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमें एक्सप्रेशन का पावर मिला है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। हमको लगता है ओवर डू क्या करना है, एक्टिंग थोड़ी होती है। लेकिन
हर एक लड़कियों को एक हीरो पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा रोमांटिक हीरो है जो हर एक लड़कियों को पसंद आता है बरसों से, तो वो शाहरुख खान। एवरीबडी लव शाहरुख खान, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको कभी कभार थोड़ा एक्टर बनना पड़ता है, और ये शुरुआत में एक्टिंग है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपके लिए नेचुरल बनने लगेगा। कि जहाँ पर आप सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, जाते समय उसको हक करके जा रहे हैं, या एटलीस्ट बाय बोल के जा रहे हैं, या मिल के जा रहे हैं, ये जितना आप करेंगे, चाहे वो शब्दों के माध्यम से होगा, टच के माध्यम से होगा, तो ये आपके एक्सप्रेशन है लव के। और 5 लव लैंग्वेजेस तो आप जानते ही हैं, तो ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है प्यार जताने के। एंड लास्ट आई बिलीव सबसे पावरफुल जो मुझे लगता है वो है सर्विस, यानी कि सामने वाले के लिए कुछ करके देना। अब एज अ हस्बैंड मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग आज ये बात सुन रहे हैं ना, तो आपके घर में बहू है, बेटी है, वाइफ है, मदर है, उनके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए उनके ग्रोथ का। उनके अंदर कोई काबिलियत की कमी नहीं है, और उनको कोई एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ऊपर वाले ने शक्ति दी है किसी को जन्म देने की, वो तो देवी है, वो तो क्रिएटर है। बस हमें नियमित बनना है कि हम उसको वो फ्रीडम और उसको वो सपोर्ट दे सके कि जिससे वो अपनी काबिलियत को एक्सप्रेस कर सके। और ये 3 चीज़ें जब मैंने अपने घर में करी है जीशान भाई, तो आज मेरी शादी को 8 साल हुए हैं। 8 बार झगड़ा तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुए हमारी। अच्छा। बट जिसमें बहुत सारा क्रेडिट शिवांगी को जाता है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी इवॉल्व सोल। और ताली 2 हाथ से बचती है। सही बात। तो भाई अगर आप अकेले सुपर ह्यूमन बन जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, दोनों तरफ से वो रहता है, और वो तालमेल दोनों चीज़ का बहुत अच्छे से बना। नहीं, आपने जो एक्सप्रेस वाली बात भी बोली ना, वो भी बहुत बहुत रिलेटेबल है। मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, स्नेह भाई मैंने नोटिस कर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। कुछ बुरा लग जाएगा तो जोर से बने, अरे नहीं ये ऐसा नहीं था, खाना ऐसा नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक्सप्रेसिव है, बट नेगेटिव चीज़ में वो ईजिली फ्लो होती है। बट अच्छी चीज़ बोलने बोल जाओ, आज अच्छे दिख रहे हो, या फिर आई लव यू, किसी को हक करना, ये सब चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे बैरियर्स बने हुए हैं। और अगर आप किसी की तारीफ कर दोगे या आई लव यू बोलोगे ना, इंडिया में इश्यू ये है कि सामने वाले को रिस्पॉन्ड कैसे करना वो आता ही नहीं है, और ऑकवर्ड हो जाएगा। और दो मेल फ्रेंड्स है ना, उसमें अगर मैं बोलूँ जैकेट अच्छा है, बोले क्या काम है बता, तेरे को चाहिए क्या, he will not receive the compliment at all। True। या फिर ऊपर से मैं तारीफ करूंगा, आज अच्छा दिख रहा है, वो कपड़े बदल के आएगा, बोले ये साला खींच रहा है मेरी। क्यों ऐसा, मतलब क्यों हम पॉजिटिव चीज को लेके इतने बैरियर्स क्यों बना करके, आपको कुछ लगता है क्या रीजन है? मुझे लगता है प्रोबेबली मेन टू मैन, ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, उसमें वो बचपन से स्कूल कॉलेज टाइम से अपना वो थोड़ा खींचातानी चलते रहता है दोस्तों में, इसलिए वो जेन्युइन कब है नहीं समझ। हाँ, वो सरकाज़म कब आ जाता है ना, वो आइडिया लगता ही नहीं है। बट पेरेंट्स के में भी देखा जाए तो पेरेंट्स में भी ये चीज़ मैंने नोटिस किया, हम बात भी कर रहे थे, लाइव में भी मेरी बात हुई थी कि ज़्यादातर जैसे नक्षत्र भाई से मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने अपने डैड के साथ काफ़ी रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, पहले नहीं था। तो हम तब बात यही कर रहे थे कि यार बेटे और बाप में ना एक प्यार होता है, बट ना एक रहता है, एक वही मस्कुलिन की वजह से होता है। एब्सोल्युटली। मेरे और मेरे फादर के बीच की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लोगों को इतनी पॉजिटिव बातें बताता हूँ, और जब मेरी ऑफिस में भी मैं डील कर रहा हूँ, तो आई एम मोर लाइक अ वेरी फ्रेंडली बॉस काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन मेरे फादर जो है ना, वो थोड़ा वो पुरानी इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले इंसान है। तो आके मतलब चिल्ला देना, गाली गलो, जिसको निकाल दो उसको निकाल दो, चलते रहता है। तो पहले मैं उनको बड़ा सुधारने की कोशिश करता था। हफ्ते में 1 आध बार आके जब ऐसा करते, मैं बीच में पड़ जाता था, अरे नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी ऑफिस में आवाज़ आप नीचे रखो, ये वो, थोड़ी हमारे उसकी बहस बहुत होती थी। वैसे हम एक दूसरे से बड़ा प्यार कर रहे हैं, बट ऑफिस में दोनों की मेथड बहुत अलग है। वक्त के साथ जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और अभी कोई मेरा स्टाफ आता है ना शिकायत करके कि उनको सब काका बोलते, तो काका ने आके, आपके पापा ने आके ये कर दिया, मैं कहता देख तेरे को 35 दे रहा हूँ ना, 5 एक्स्ट्रा दे दूंगा। तेरे पिताजी भी गालियाँ बोलते हैं ना तुझे, वो भी तेरी बुराई करते, इसको भी पिताजी मान ले। मेरे पिता है सुन लेने का, आर्ग्यूमेंट मत कर, तू सुन ले, एक्सेप्ट कर ले, उनकी हाँ में हाँ मिला, फिर देख वो दोस्त बन जाएंगे। और जो इंसान वो कर पाया, महीने के बाद कहता है अब काका के साथ मेरा बनने लगा है। और अब जब मैंने उनको वो जैसे थे वैसे एक्सेप्ट किया ना, तो मैंने ये देखा कि अब 15 दिन हो गए, महीने हो गए, और अगर वो मेरी ऑफिस में आके ऐसा चीखे चिल्ला ही नहीं है ना, तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि उनकी तबीयत बराबर है या नहीं है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, राइट? हाँ, चेंज हो रहा है, तो ही इज चेंजिंग, बट मैं ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि देखो उसमें उनका इरादा गलत नहीं है, बस वही तरीका उनको आता है, क्योंकि उनका जो नर्चरिंग हुआ है उसमें बचपन में मुझे भी कोई गिफ्ट्स नहीं मिले, कभी उन्होंने नहीं कहा बेटा आई लव यू, उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे इतने बरसों में कभी नहीं कहा, क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है, उनको अलग तरीके से बड़ा किया गया है। बट मैंने चुनाव किया कि नहीं यार, हम इतनी किताबें पढ़ चुके हैं, इतना सब सीख चुके हैं, तो मुझे मेरे आने वाली जनरेशन्स में
वो चेंज लाना है, और वो जैसे है मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है। ट्रू। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि कई बार हम, इंक्लूडिंग मी, हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं दूसरों को चेंज करने का, और मैंने नोटिस किया कितना भी ट्राई कर लो आप है ना, नहीं चेंज कर सकते अनलेस सामने वाला वांट्स टू चेंज। यस। तो ये चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर ही काम कर लो, वरना अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। फिर आपने फोर्थ पिलर के बारे में आते हैं। फोर्थ पिलर आपने टाइम को रखा है, तो उसके बारे में आप बताइए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सारे पिलर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट होना, पॉजिटिव होना आसान है इमोशनल लेवल पे। इमोशनली आप पॉजिटिव है तो रिलेशनशिप में भी आप बहुत आसानी से खुश रहोगे और सबको खुश रख पाओगे। सही बात है। एक बहुत प्यारी बात शिवांगी कहती है कि सबको खुश रखना मुश्किल है, लेकिन सबके साथ खुश रहना आसान है। और अब जब आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं तो आप देखोगे कि आप अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर कुछ इवेंट और कुछ लोगों ने जगह जो रोक रखी थी अब वो नहीं रोकी है। क्योंकि जब रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं ना, तो माइंड में आधी जगह उसकी रुक जाती है, क्योंकि उसी के विचार चल रहे हैं, और इसलिए हम जहाँ हैं और जो काम करना है वो कर ही नहीं पाते। सही बात। वी आर नॉट एबल टू गिव अवर बेस्ट। अब एक बात पक्की है कि यार खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, शायद खोया हुआ दोस्त वापस मिल जाए, बट खोया हुआ वक्त अमीर से अमीर आदमी भी उतना नहीं कमाया कि उसे वापस ला सकता है। सही बात है। और इसलिए जब हमें पता है कि इस धरती के ऊपर, इस प्लानेट के ऊपर अपना टाइम लिमिटेड है, तो अब इस लिमिटेड टाइम को क्यों हम उन चीज़ों में बिगाड़े जो एक्चुअली मैटर नहीं करती। इसलिए एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत है ना कि भाई जो चीज़ 5 साल के बाद मैटर नहीं करने वाली ना, उसके लिए अभी 5 मिनट भी वेस्ट मत करो। ट्रू। मैं हमेशा लोगों को समझाना पसंद करता हूँ कि या तो आप सही हो सकते हैं या तो आप खुश रह सकते हैं। सही बात तो है। सामने वाले को सही होने दो, हाँ। आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, आप आगे बढ़ते रहो। सही बनने का कीड़ा निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को Yes. सही प्रूफ करने के चक्कर में हम कई बार बहुत सी गलत चीज़ें भी करने लग जाते हैं, अपने साथ भी Correct. और दूसरों के साथ भी। तो Correct. ये चीज़ भी बहुत अच्छा मंत्र है मेरे हिसाब से, स्नेह भाई का मंत्र, सही बनने के पीछे मत जाओ, खुश रहने के पीछे जाओ, और दैट आई थिंक वो करते रहेंगे तो चीज़ें सही अपने आप होने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एंड अब टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि 24 घंटे जो मेरे पास है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे यूटिलाइज करूं। क्योंकि आज का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो काम की नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हमें एक सवाल पूछना है, व्हाट मैटर्स, व्हाट शुड बी आवर नंबर वन प्रायोरिटी। मेरी ए जॉब क्या है? और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर की किताबों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि रात को सोने से पहले मुझे ये पता होता है कि नेक्स्ट डे का मेरा स्केड्यूल क्या है। ओके। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए उसके लिए मैंने पहले से प्री प्लान वक्त दिया हुआ है कि इस टाइम पे मैं लंच देने वाला हूँ, इस टाइम पे मैं जिम करने वाला हूँ, या इस टाइम पे मैं मेडिटेट करूँगा, या मेरा फैमिली टाइम कौन सा होगा। फिर बाकी सारी चीज़ों को मैं उसमें बीच में जो जगह खाली है उसमें फिल करता हूँ। ट्रू, समझ गया। और सुबह मैं अपनी पीक एनर्जी में रहता हूँ मॉर्निंग में, तो 9 से 12 मेरा ए जॉब का टाइम है, जहाँ पर वो 2-3 ऐसे टास्क मैं ले लेता हूँ कि अगर वो मैं आज के दिन में उतना कंप्लीट कर लूँ, बाकी कुछ नहीं करूँगा तो चलेगा। फिर लंच के बाद का मेरा बी टाइम रहता है। बी टाइम के अंदर इट्स लाइक सेकंड इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, अगर कोई टीम मीटिंग लेनी है या कोई जूम कॉल लेना है वगैरह। और 4 से 5 या 5:30 वाला सी टाइम रहता है, जिसमें अगर कुछ अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर कर लेना है या दूसरे तीसरे काम है या कोई किसी को बैंक को कुछ करना था, तो वो सारी चीज़ें वो सी जॉब में चली जाती है। और बट ऑब्वियस डेलीगेट तो करना ही करना है, जो हम जानते ही हैं। ट्रू। तो जो टाइम हमारे पास है उसमें प्रायोरिटाइज करना, और इसे मैं कहता हूँ रोटी, अच्छा। ROTI, ओके। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। हाँ। तो मैंने बहुत सारी शादियां नहीं अटेंड करी है। हाँ। मैं बहुत सारी बर्थडेज मिस करा हूँ। मतलब मैंने लाइफ में 3 शादी अटेंड करी होगी जिसमें मेरी भी आ गई। अच्छा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि जहाँ पर मुझे बुलाया गया है वहाँ पर मैं क्या वैल्यू ऐड कर पाऊँगा या वैल्यू ले पाऊँगा। और जब मुझे ये लगता है कि वहाँ जाके मैं वैल्यू दे नहीं सकता और वहाँ से मुझे कोई वैल्यू मिलने नहीं वाली, तो वहाँ पर मैं अवॉइड करता हूँ जाना। तो आपने क्लियर रखा है कि कहाँ कहाँ आपको नो बोलना है। मैक्सिमम लोगों के टाइम वेस्ट ही इसलिए होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि उनको नो बोलना नहीं आता, किसी भी चीज़ को नो बोलना नहीं आता। कोई ऐड आ गया तो चलो ये देख लेते हैं, कुछ आ गया तो ये देख लेते हैं, हर चीज़ में उनका यस यस रहता है। और अनफॉर्चुनेटली कई सारी गलत चीज़ों में यस होता है,
जबकि अपने लिए यस नहीं होता, आपके हेल्थ के ऊपर, टाइम के ऊपर, रिलेशनशिप, जिसके ऊपर यस बोलना चाहिए उसके ऊपर यस नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छे से आपने डिफाइन करके बहुत अच्छे एक लेसन दे दिया लोगों को। आप लोग भी ऐसी प्रायोरिटाइज करना सीखो, बिकॉज 24 आवर्स सबके पास ही है, लेकिन हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे, अपने सबसे बेस्ट टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे सिस्टम, क्योंकि कई सारे प्रोडक्टिविटी बुक्स का मुझे निचोड़ लगा इसके अंदर, कि आपका पीक था तो उसमें ए टास्क, बी टास्क और सी टास्क बना दिया। टाइम ब्लॉकिंग का भी एक टेक्निक स्नेह भाई ने कर दिया कि ये चीज़ तो ब्लॉक्ड है, यहाँ पे तो यही करूँगा और उसके आगे पीछे बाकी सारी चीज़ों को बैठाऊंगा, जो इलॉन मस्क भी करते हैं, टाइम ब्लॉक करके रखते हैं। तो ये भी बहुत पावरफुल, काफ़ी पावरफुल प्रोडक्टिविटी आप बोल सकते हो। सेशन छोटा सा था लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को आप लाइफ में। सब टाइम के बाद फिर वर्क की बात आती है। वर्क से रिलेटेड ये पिलर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सी 80% ऑफ द टाइम हम वो कर रहे हैं जो 20% रिजल्ट देता है, 20% ऑफ द टाइम हम वो करते हैं जो 80% रिजल्ट देता है। जब इंसान ने टाइम के पिलर को मास्टर कर लिया ना, तो वर्क में तो ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये सारे पिलर एक्चुअली इसी तरह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सी हमारे पास जो 24 घंटे हैं ना, जब उसमें से डिस्ट्रैक्शंस हटाएंगे और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को हटाएंगे, तो जो अब आप करोगे वो प्रोडक्टिव होगा। और अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो उसमें लर्निंग डाल दो, एंटरटेनमेंट को स्वैप करो एजुकेशन से, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे। आप जब ग्रो करेंगे तो आपका वर्क जो है उसमें तो प्रोडक्टिविटी आएगी, क्योंकि आप सही चीज़ों में बिजी हो। अब जहाँ तक सवाल है वर्क और उसके साथ जुड़ा हुआ नेक्स्ट पिलर है फाइनेंस वाला, अपना मनी वाला। तो जब आप सही वक्त सही चीज़ों में देंगे तो वर्क में तो आगे बढ़े ही बढ़े, काम अच्छा होगा तो पैसा तो आप बनाने ही वाले। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉमन सेंस। और मुझे लगता है आपने बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी लोगों को इस सब्जेक्ट पर दिए हुए हैं। हाँ हाँ, बट मैं एक ही सवाल अपने आप से हमेशा पूछता हूँ रात को सोने से पहले, कि यार आज मैंने क्या वो सारी चीज़ें करी जो मैं कर सकता था, जो करना ज़रूरी थी, जो मुझे मेरे अल्टीमेट गोल के करीब लेकर जा रही है। हफ्ते में एटलीस्ट मैं 5 येस अगर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता वसूल है। और मेरे पास उसका एक रिव्यूइंग सिस्टम है, इसको मैं एक प्रोडक्टिविटी डायरी में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अच्छा, तो हफ्ते में 5 दिन वो येस मुझे चाहिए, 6 दिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट 5 दिन। एंड वैसा ही पूरा महीने का रिव्यू और फिर पूरे साल का रिव्यू। अगर आप ये रिव्यू नहीं करोगे ना, तो एक्चुअली आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में किस ओर आप जा रहे हो। डायरेक्शन। इट्स लाइक आप जिम कर रहे हो और अगर आपका गोल है वजन कम करने का, बट अगर आप वेइंग स्केल पे चढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कल जो किया वो कितना सही था। सही बात है। अगर आज वेइंग स्केल 200 ग्राम कम दिखा रहा है तो बराबर है, कल रात को जो आपने उबला हुआ सूप लिया था, सब्जियां खाई थी, वो सही था। लेकिन 400 ग्राम ज़्यादा बता रहा है तो पता चल गया कि वो थोड़ा सा जो टेस्ट कर लिया उसमें दिक्कत हो गई। तो लाइफ भी कुछ वैसी ही है, वर्क फाइनेंस ये सब कुछ उसको रिव्यू करते रहना पड़ता है, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है उन चीज़ के बारे में। यस। एंड आई बिलीव कि वर्क एंड मनी इज ऑल अबाउट नंबर्स। काफ़ी सारे लोग नंबर्स देखने में कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे वो बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टेड मनी भी हो सकती है, लोन्स भी हो सकती है, आपके इंटरेस्ट रेट्स भी हो सकते हैं। नंबर्स जब आप देखने में अनकंफर्टेबल होंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, वॉट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो अभी इसका फंडा बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको ग्रो होना है मनी और फाइनेंस में, तो एवरी डे स्टार्ट सीइंग योर नंबर्स। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में जाओ, महीने में एक बार देखो कि भी कितनी लोन बाकी है, क्या रेट पे चल रही है और क्या हो रहा है, कितनी ईएमआईज है, कहाँ पे क्रेडिट कार्ड में लीकेजेस हो रहे हैं। Okay. कुछ ऐसे खर्चे हैं जो शायद वो सब्सक्रिप्शन जा रहे हैं और वो आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड आई पर्सनली फील कि जब मैं लोगों को ये सारी बातें बताता हूँ ना, तो एक थोड़ा सा टैबू है अच्छा, कि अरे सर वो आप कहते हैं ना वो ब्लड रिपोर्ट, मतलब ब्लड रिपोर्ट करा दी और कुछ आ गया तो। और मैं कहता हूँ भाई जो है वो ही आने वाला है, कुछ नया नहीं आने वाला। और नहीं कराएगा बाद में पता चलेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो अभी फर्स्ट स्टेज पे समझ लेना। तो वैसा ही अकाउंट्स लोग देखना पसंद नहीं करते। क्रेडिट कार्ड क्यों, बोले कुछ गलत मिल गया तो अच्छा है ना, फीडबैक मिल रहा है तुझे, आईना देखने को मिल रहा है, अभी सुधर जाएगा तो वो गलती बड़ी नहीं होगी। राइट। नहीं, ये बहुत सही है थी कि पैटर्न वही बना है, हम प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं पता होता है। और चीज़ मैंने भी कई बार अपनी लाइफ में नोटिस करा है, पता है कुछ तो गड़बड़ है, करना चाहिए था बट नहीं किया,
और फिर कुछ खराब हो गया तभी जाके हम उसके ऊपर फोकस करना चालू करते हैं। ये भी एक पैटर्न कई सारे लोग का बना हुआ रहता है, राइट? क्योंकि हम वो शायद मे बी अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर वो अनकंफर्टेबल चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। कोई फियर है या क्या रहता है एग्जैक्टली, रीज़न क्या होता है? मुझे लगता है लोग है ना एक काल्पनिक दुनिया में, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, वो फिल्मी दुनिया, कि बस मस्त 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 मैं रहूँ हमेशा। बट जबकि आप जब शॉर्ट टर्म पेन उठाओगे तभी लॉन्ग टर्म आपको प्लेजर मिलने वाला है। लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बाद पीछे भागते हैं। हमें वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट काम और फोकस के ऊपर फोकस करना चाहिए सही चीज़ों को, भले से वो थोड़ा पेनफुल रहे, क्योंकि वो थोड़ा पेन उठा लेंगे तो बाद में Yes. ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बंद होगा हम्म तो मैं 3 चीज़ें इसके ऊपर कहूँगा। पहला, हम्म अमेज़ोन से बचना है, मिंत्रा से बचना है और गर्लफ्रेंड से बचना है। अभी देखो, अमेज़ोन आपको नया मोबाइल फ़ोन लाके नो ईएमआई पे देने वाला है, बट आपको चाहिए या नहीं इज़ द क्वेश्चन। नो ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई है इसलिए ले लूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मिंत्रा 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट हमेशा चलने वाला है, बट आपके कबड़ में जगह है या नहीं है। एंड जहाँ तक गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स का सवाल है, अगर आपको आदत है कि भाई आप स्टारबक्स में बैठ के 150 रुपये की कॉफ़ी हर दिन उसके साथ पी रहे हैं, तो आप कभी मल्टीप्लाई करोगे बाय 30 और 365 दिनों से, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 30 साल की, जब ये आदत बन जाती है ना, तो लोगों के अपार्टमेंट्स कॉफ़ी में उड़ जाते हैं। अरे बाबा। ये नंबर्स कंपाउंडिंग में बहुत बड़े बन जाते हैं। और इसलिए मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आज जहाँ पर मैं पहुँचा, तो मैंने भी अपना करियर माइनस से, कर्जे से शुरू किया था। अच्छा। मेरे पिताजी ने मुझे 22 लाख का कर्जा दिया था 17 साल की उम्र पे, जहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था। उस ज़माने का 22 लाख आज के मुताबिक 80-1 लाख करोड़ के बराबर हो सकता है। अभी तब से लेकर अभी तक मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने ना अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 18 साल की उम्र पे, 50,000 रुपयों से शुरुआत हुई थी। बट वो जाने अनजाने में हो गया, तब उतनी समझ नहीं थी। और धीरे 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 वो इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो एसआईपी के मॉडल में कोई थे, कोई इंश्योरेंस के माध्यम से थे, मेडिक्लेम्स जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, और रियल एस्टेट, क्योंकि सबसे पहले तो हम बेघर थे तो घर ही बनाना था। हाँ। और वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। बट मैंने ये देखा कि मैं कोई भी बिजनेस से जितना पैसा कमाया ना, उससे ज़्यादा तो जीशान भाई मुझे पैसा, मेरा जो वो प्रॉपर्टी था, उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि यार ये 6 साल में जब वो घर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें जो ग्रोथ मुझे मिला है उतना तो मैंने बिजनेस में कमाया ही नहीं है। और वो इतनी अच्छी समझ मुझे मिल गई तब, ये बात होगी 2007-8 के आजू बाजू की। अच्छा, ओके। तो तब से लेकर अभी तक मैंने मेक श्योर किया कि अब मैं पहले ये डिसाइड करूं कि मैं जो भी हर महीने कमा रहा हूं ना, उसमें से मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, खर्चे बाद में। आज जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे कभी देखते हैं, और अगर वो ये देखे कि भी कोई 5 स्टार होटल में मैं रुक रहा हूँ, या फिर कोई BMW या मर्सिडीज चला रहा हूँ, या लोग ये भी देखते हैं कि बिजनेस क्लास में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पीपल थिंक ये बंदा फ्लॉन्ट कर रहा है। बट फैक्ट ये है कि अब मेरे इन्वेस्टमेंट्स को 18 साल हो चुके हैं। आई एम 37 राइट नाउ, 18 पे शुरू किया था। तो अभी आप अगर हर महीने 10,000 रुपये भी कभी डाले होते ना कोई सही जगह पे, और 18 साल से उसे मल्टीप्लाई करो, तो कंपाउंडिंग में किधर पहुंच जाता है। तो द लाइफ विच आई एम लिविंग टुडे, मैं ये कहूँगा कि वो इन्वेस्टमेंट का सिर्फ इंटरेस्ट है, उसमें मेरी लाइफ मैनेज हो रही है। जो आज कमा रहे या जो कर रहे वो तो बोनस है, वो सब एक्स्ट्रा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना जरूरी है। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बुक जो मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था पे योरसेल्फ फर्स्ट का, और कई सारे लोग आज भी ये चीज़ नहीं करते हैं। मैंने भी वहीं से सीख के करना चालू करी कि नहीं, जब भी आपकी इनकम आती है ना, पहले एक अमाउंट निकाल के उसको इन्वेस्टमेंट में करना चालू कर दो। इट कैन बी एज सिंपल एज SIP। तो मैं तो मतलब सिंपल ही रखता हूँ। मैं ज़्यादा अगेन इतना नंबर्स में जैसे आपने बताया मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, बट इतना कि इन्वेस्टमेंट जरूर करना है कि इतना % लेके मे बी इन्वेस्टमेंट करते रहो। मनी के ऊपर का एक छोटा सा पिरामिड क्विकली समझते हैं। हाँ। सबसे पहले बेस में आता है प्रोटेक्शन। ओके। यानी कि मेडिक्लेम हो सकता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। क्योंकि आप हैरान हो जाओगे जान के कि इंडिया का स्टैटिस्टिक ये कहता है किसी का दिवाला कब फूक जाता है, मतलब कब कोई आदमी डूब जाता है, उसका नंबर 1 रीजन हेल्थ और मेडिकल है। जब आपको या परिवार में किसी को बड़ा मेडिकल चैलेंज आ जाता है, तो आपने पूरे लाइफ के जो सेविंग्स है ना, उसको ठीक करने में कभी कभार चले जाते हैं क्रिटिकल बीमारियों में। तो इसीलिए प्रोटेक्शन से शुरू होता है। फिर सेकंड लेवल पे आता है ग्रोथ विथ सेफ्टी। इसका मतलब है सिंपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, SIP सेफ वाले। फिर उसके ऊपर के लेवल पर आएगा ग्रोथ विथ रिस्क। उसमें थोड़े अग्रेसिव फंड भी हो सकते हैं, उसमें रियल एस्टेट भी हो सकता है। रियल एस्टेट को मैंने रिस्क में इसलिए डाला है कि वैसे वो एसेट है, लेकिन आपको जब एग्जिट करना है तब तुरंत एग्जिट नहीं मिलेगा।
कभी कभार थोड़ा वेट लगता है, राइट तो आप 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए हो तो जाएगी, बट 100 रुपए तुरंत नहीं मिलेंगे। राइट, उस निकालने में टाइम, यस। लिक्विडिटी मुश्किल। एंड लास्ट वाला जो है वो है स्पेक्यूलेशन। ओके, स्पेक्यूलेशन का मतलब है इन अ वे सट्टा, हाँ हाँ, लेकिन उसको आप मे बी क्रिप्टो करेंसी बोल दो, हाँ, उसको कोई फॉरेक्स बोल देता है, उसको कोई स्टार्टअप फंडिंग बोल देता है, कोई भी। अगर मैं किसी के साथ भी नहीं और किसी के खिलाफ भी नहीं उसमें, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी को स्टार्टअप में 20 लाख रुपया दे रहे हैं, तो आप उतना ही पैसा दीजिए जिसको सुबह आप चाय में गोल करके पी सकते हैं, क्योंकि वो चल गया तो 2 करोड़ बनेगा, नहीं चला तो पूरा गया। सही बात है। लेकिन लोग अभी क्या कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि मैं शॉर्टकट से पैसा बना लूं, और लोग सीधा जंप स्पेक्यूलेशन पे मारते हैं सीधा सही। अब अगर आप प्रोटेक्शन में नहीं है, आप सेफ में नहीं है और डायरेक्ट जंप मारोगे और आपका डिसीजन गलत पड़ गया ना, जिंदगी तो खराब, आप पूरी जिंदगी मेरी एडवाइस को फिर याद करते रहोगे। सही बात है। तो उससे बेहतर है फॉलो दिस सिंपल पिरामिड। पहले एक सिंपल लाइफ से शुरू करो, प्रोटेक्शन से, फिर ग्रोथ विथ सेफ्टी, फिर ग्रोथ विथ रिस्क। इतना हो जाए ना, फिर दूसरे तीसरे में जाओ। और ये मैं नोटिस करा उसने, आपने एकदम सही बोला, ये एकदम ट्रू है। आज के लिए सब लोग है ना, आई थिंक स्टॉक मार्केट को लेके ना, ट्रेडिंग को लेके वो पूरा स्पेकुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत सोच समझ के अच्छे से एनालाइज करके चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे से कर भी रहे हैं, बट मुझे लगता है ना मैक्सिमम लोग स्पेकुलेशन में ही कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यार मैं 10,000 20,000 डाल के से 1 लाख 1 करोड़ कमा लूँगा, और वो वही मेरा उसमें एक एडवाइस सबके लिए है, हाँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट कोचेज हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त यार भी हैं। हाँ, आप सीख करके समझ करके कुछ करोगे, अपनी कैपेसिटी पे करोगे और स्लोली उसे स्केल अप करोगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो लोग फुल टाइम उसी को अपना काम बना रहे हैं, सबको उसमें जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। सही बात है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, और खास करके टीनेजर्स को, कि एक अच्छी जॉब और एक अच्छा बिजनेस पहले अपने लिए खोजो। स्किल्स बनाओ ना। यस, स्किल बनाओ, वैल्यू डिलीवर करो और उसमें से कमाना शुरू करो। दैट्स टू बी अ फर्स्ट इनकम। इसको आप अपनी सेकंड इनकम बनाओ। पूरा दिन टीवी के सामने नहीं बैठे रहना है, पूरा दिन वो चार्ट्स नहीं देखते रहने हैं। हाँ, उसको आप लॉन्ग टर्म में लेके जाओ। हफ्ते में या महीने में एक आपने डील किया, एग्जिट किया, बाय किया, सेल किया, वो बराबर है। बट इधर लोड लेके टीवी के सामने बैठे रहना, सुबह शाम उसी की इनकम, शाम के 10,000 कैसे निकालूं और उसी से घर चलाऊं, वैसे जिंदगी जीने का मतलब नहीं है। राइट, वो बहुत बहुत प्रेशर वाली जिंदगी, और उसमें ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है 5 साल बाद भी आप वही कर रहे रहोगे। जैसे कि आपने बताया, आपका भी एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट कर दिया एक जगह लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट में डाल के छोड़ दिया, उसका प्रेशर नहीं, हर दिन आप नोट नहीं करो कितना बढ़ रहा है कितना नहीं कर, वो बना के छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ में लगे हो, अपने काम पे लगे हो, 6 साल बाद जाके देखते तो पैसे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। तो आई थिंक ये स्टॉक मार्केट में भी होता है, जितने भी लोग इंडेक्स फंड में लगाते हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे भी इंडेक्स फंड बहुत सही लगता है। जितने भी मैंने मतलब रे डालियो या फिर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इवन टोनी रॉबिन्स की बुक है अनशेकेबल, उसके अंदर उन्होंने बताया सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के उन्होंने इंटरव्यू लिए, और कंक्लूजन पे वो यही है कि अगर आप एक एवरेज इंसान हो जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे सकता है, ज़्यादा माथा फोड़ नहीं कर सकता, जो करना भी नहीं चाहिए, तो बेस्ट ये है कि SIP ले लो, निफ्टी जैसा हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है, मार्केट में सीधा पैसा लगा दो, छोड़ दो, और एक टाइम बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। शायद 5 साल लगे, शायद 10 साल लगे, 20 साल लगे, बट पॉजिटिव में ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ग्रोइंग है, इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, आज नहीं तो कल ग्रोथ हो गई। और रियल एस्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर फोकस कर सकते हैं। राइट, इसका एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये बात होगी पेंडेमिक से पहले, मैंने कुछ 25-30 लाख रुपए का PMS किया हुआ था। पेंडेमिक आया, 13,000 पॉइंट मार्केट गिर गया। अरे बाप रे, ओके, मेरे फंड के साथ भी कुछ 50% पे वो आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं, आराम कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया कुछ ही महीने में, तो मेरा फंड भी वैसे ही बढ़ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आराम कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म। मेरे को अभी मार्केट ऊपर गया नीचे गया, पेपर में क्या लिखा जा रहा है, वो पंडित्स क्या बोल रहे, गुरु लोग क्या बोल रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सही बात है। अब जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि जिसमें रियल एस्टेट में मैं पैसा कुछ डाल सकता हूँ, और वो अच्छी ऑफर लगी मुझे, तो तब मैंने उसको एग्जिट किया अच्छे लेवल पे प्रॉफिट करके, और मैंने दूसरी जगह पे डाला। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई फंड से एग्जिट कर रहे हो, तो ये भी याद रखना कि आप पैसा तो बनाए हैं, लेकिन एग्जिट करने के बाद उस पैसे को कहाँ लगा रहे हो, जब तक वो प्लान नहीं है तब तक एग्जिट मत करना, क्योंकि वो पैसा अगर बैंक में या हाथ में आ गया ना, तो उससे फिर महंगी घड़ी आने वाली है, आईफोन आने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, और ये सारी डिप्रिशिएटिंग चीज़ होगी, लाइबिलिटीज आ जाएगी। इंस्टेड आपने सबसे बेस्ट किया, एसेट्स में लगाया, जो कि अगेन आपको फिर और अच्छी इनकम देगा, मे बी रिकरिंग रेवेन्यू भी दे सकता है। राइट, नहीं, वेरी पावरफुल। तो मनी के बाद लास्ट भाई आपका जो सबसे टॉप का पिलर का जो चीज़ है, वो आपने कंट्रीब्यूशन को रखा है, और वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लगा। तो कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। जैसे आप गोल भी आपने बोला 8 करोड़ का मुझे करना है, वो सब चीज़ें।
आई पर्सनली फील कि जब आप शुरू शुरू में 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो वो खुशी देता है, एक वक्त के बाद नहीं देता। आप शुरू में फ़्लाइट में खुशी मिलती है, बहुत फ्लाइट में ट्रैवल करने लगते हो, वो भी थकान देती है, फिर बिजनेस क्लास की खुशी मिलती है, उसके बाद वो भी उतनी ही थकान देना शुरू करती है। लेकिन अब जब आप 5 स्टार होटल में किसी को साथ लेके जाते हो और उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, कोई आपका टीम मेंबर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, तो वहाँ पे जो आपने कंट्रीब्यूट किया उसका मज़ा बहुत अलग है। जब आप मे बी अपने मैनेजर या पार्टनर को पहली बार अपने साथ बिजनेस क्लास में बैठाते हैं तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। सो कंट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग लेवल पे हो सकता है। एक सीधा साधा कंट्रीब्यूशन शुरू होता है कि किसी को मिले, नज़र मिली, स्माइल करना। एक स्माइल भी बहुत बड़ी सेवा का काम है आज की तारीख में। सामने वाला भी स्माइल करता है ना तो केमिकल चेंजेस आ जाता है, एटलीस्ट उसका स्ट्रेस दूर होता है। अब रही बात कि आप समाज में जाकर के किसी को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, ट्री प्लांटेशंस कर रहे हैं, तो ऐसी तो बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटीज़ है। आपको जो पसंद है, जो आपके दिल के करीब है, वो आपको करनी चाहिए। लेकिन कंट्रीब्यूशन से पहले का जो स्टेप था वो मनी था। तो मनी भी दो प्रकार से है और जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अच्छा। एक होता है हार्ड मनी, दूसरा होता है इजी मनी। हार्ड मनी मतलब क्या? जिसमें आपने टाइम दिया है, एफर्ट दी है, वो आपका हार्ड मनी है। हार्ड मनी से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि जिसके लिए आपने पसीना बहाया है ना, वो पैसा दे देना आसान नहीं है। लेकिन जो इजी मनी है, जिसमें आपका डायरेक्ट टाइम इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट में से पैसों से पैसा बना है। आज मैंने कहीं पर एग्जाम्पल 2 करोड़ डाले थे, आज वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ में मैंने निकाली, तो उसमें मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। वो तो मैं मे बी 2-2 लाख की EMI भर के भूल चुका था और उसमें से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी बन गई थी और अभी वो 5 करोड़ में मैंने निकाली है, तो उसके लिए मैंने एफर्ट नहीं दिया। अब वो जब मेरे पास आ रहा है ना, तो आई फील यार दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, मैं डिजर्व करता हूँ, उससे ज़्यादा ऊपर वाले ने दे दिया मेरे को, तो उसमें से कहीं मन करता है कि चलो अपने किसी के साथ बांटते हैं। तो चैरिटी और कंट्रीब्यूशन भी आसान है इजी मनी के माध्यम से। Got it. अब वो इजी मनी किसी के लिए यूट्यूब की इनकम भी हो सकती है, किसी को बुक का रॉयल्टी भी हो सकता है, या दूसरे तीसरे माध्यम से जहां से भी आप ले पा रहे। बट यू फर्स्ट हैव टू प्लान योर वे फॉर इजी मनी। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहता है ना कि भाई जब तक आप पैसों के लिए काम करोगे पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। जब पैसा आपके लिए काम करेगा आप आज़ाद हो जाओगे, तब रियल मनी बनेगा, वेल्थ क्रिएट होगी। राइट। सो यू हैव टू फोकस कि कैसे वो इजी मनी की ओर आप जाए तो आप कंट्रीब्यूशन की ओर जाएंगे। एंड कंट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है जीशान भाई कि लाइफ में ना 2G फॉर्मूला में मैं जीता हूँ। ओके, 2G। पहला G है ग्रोथ, अपना बेस्ट वर्जन बनाना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आज भी मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ये सारी बातें कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। यू नो, ग्रोथ। आप कुछ कुछ बता रहे हैं तो उसमें से मुझे कुछ बुक्स के कनेक्शंस याद आ रहे हैं, कुछ मेरे माइंड में आ रहा है कि चलो ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ लूँगा। साथ ही साथ दूसरा G जो है वो है गिविंग, कि जब आप ग्रो कर रहे हो ना तो आपके नीचे भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि सभी आपकी स्पीड पे ग्रोथ शायद ना कर पाए। सही बात है। अब हम हमेशा ना अपने से ऊपर वालों की ओर देखते हैं और ये आशा रखते हैं कि अपने से ज़्यादा सफल लोग जो है, अपने से जो बड़े लोग हैं ना, काश वो हमारा हाथ थाम ले तो हम भी उनके लेवल पे पहुंच जाए। सही बात है। अब हम ये भूल जाते हैं कि अपने से नीचे जो लोग हैं ना, वो भी हमारे साथ यही सोचते हैं कि हम उनका हाथ थाम ले जिससे उनका भी अपने लेवल पे ग्रोथ हो जाए। सही बात है। तो हमें तो ग्रो करना ही करना है, बट हमें कभी ये नहीं भूलना है कि अपने नीचे की जो कम्युनिटी है, जो हमारी स्पीड पे ग्रो नहीं हो रही है, उनके प्रति भी अपनी कोई जिम्मेदारियां हैं। सही बात है। तो हमें नियमित बनना है उन लोगों को काबिल बनाने के लिए। आज मैं इस पॉडकास्ट के ऊपर हूँ या मेरे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो सारा अब मेरा बस पैशन बन गया है, क्योंकि मेरी रियल लाइफ में मैं आज की तारीख में कुछ नहीं भी करूँगा तो मेरे बिजनेसेस, मेरा इन्वेस्टेड पैसा कुछ ऐसा है कि आने वाले 25 साल तक मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब मैं 5 दिनों तक एक ज़रूरतमंद आदमी को खाना खिलाता हूँ तो 6ठे दिन वो वापस भूखा होता है। 25 दिन तक खाना खिलाऊंगा, 26वें दिन संभव है वापस भूखा ही होगा। लेकिन अगर उस इंसान को मैं ये सिखा दूँ कि भाई आप अपने पैर पे कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने दम पर कैसे खड़े रह सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, जीशान भाई, आप तो कर ही रहे हैं, और जितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सारे लोग ये कर रहे हैं। तो आज ये कंटेंट और सही नॉलेज भी लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन बन चुका है। ट्रू ट्रू। नहीं, और मैं कंप्लीटली इस चीज़ से बिलीव करता हूँ, और इसीलिए ना कहीं एनर्जी, वो कंट्रीब्यूशन फिर एनर्जी भी देता है। जब तक आप सिर्फ आए अपने पे फोकस कर रहे रहते हो ना, वो एक टाइम तक सीमित रहता है। जैसा आपने बताया, चलो आपने कर लिया, आप घूमने चले गए, 5 स्टार होटल में चले गए, बिजनेस क्लास, अपने तक की खुशी बहुत सीमित होती है। बट जैसी वो खुशी हम बांटना चालू करते हैं, वो बढ़ने लग जाती है। थिंक लाइक अ मॉन्क, जो जय शेट्टी की बुक है, उसके अंदर उन्होंने मुदिता एक वर्ड बोला था, जो गीता में है। तो उसके अंदर मुदिता मतलब सिंपैथी क्या होती है, जब आप किसी के दूसरे के गम में खुद थोड़ा सा सैड हो जाओ, एम्पैथी। तो आप सैड फील करो, तो वो एक सीमित तक आप रिलेशनशिप अच्छा करती है। बट अगर आपको ना हैप्पीनेस, मुदिता का मतलब ये है कि तब दूसरों की खुशियाँ में खुश होने लग जाओ, तो वो अनलिमिटेड हो जाएगी ना। यस, आप अपनी खुशी आपकी लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन जैसे ही आप दूसरों की खुशी में खुश होना चालू करो, अब तो इतने सारे लोग हैं, आप सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लग जाओ, और वो अनलिमिटेड बन जाएगा। तो वो भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगा, और वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन से लिंक करा है। जब हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे खुश होते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है, और वो अच्छा लगता है, और फिर वो एनर्जी देता है और अच्छा काम करने के लिए। तो आई थिंक वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शायद एंड में है, बट सबसे इंपॉर्टेंट भी कहीं ना कहीं है कि कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। और आई थिंक वो कभी भी करना चालू कर सकता है, आज से ही करना स्टार्ट कर सकता है। एब्सोल्युटली। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप जब 100 रुपया कमा रहे हैं, तब अगर आप 1 रुपया डोनेट नहीं कर पा रहे, तो जब आप 10 लाख कमाएंगे, तब आप 10,000 डोनेट नहीं कर पाएंगे। सही बात है। ये एक स्वभाव और आदत की बात है। और मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा, कुदरत जो है ना, वो देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। तो देते रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कहीं भी आपसे संभव है। और जब आपको ये मालूम है ना कि यहाँ से डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ पे पहले दे दो, क्योंकि वो नेचर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। और वो जो डिपॉजिट हो रहा है ना आज, वो फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगी ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। सही बात है। राइट, इसलिए हम लोग भी अभी जैसे रमज़ान का टाइम चल रहा है, अभी ज़कात का चल रहा है, अभी ज़कात सब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 2.5% हम लोगों को देना मैंडेटरी है। वो मतलब ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाई गई है, बट ना वही लोग फॉलो नहीं करते, कई बार हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट वो अगर देखा जाए तो लॉजिकली, साइंटिफिकली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कितना ज़रूरी है, वो एनर्जी का फ्लो होता रहना। जो भी चीज़ें आ रही है उसको निकालते जाओ, क्योंकि आप बंद करके रखोगे तो वो बढ़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं मतलब वो स्टैगनेंट वाटर में लाइफ नहीं बनता है, वो वहाँ पे गंदगी बनेगी। तो वो भी ज़रूरी है, वही कंट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी खुद के ग्रोथ के लिए। हमें समझ में भी नहीं आएगा, बट इट हेल्प्स अस टू ग्रो। एब्सोल्युटली। ये सातों चीज़ें हैं, ये 7 पिलर्स है। अगर इन सातों पिलर्स का अगर मैं क्रक्स बोलूँ, अगर या फिर कोई एक चीज़ जो करके ये सातों चीज़ों में हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ क्या होगी? जब ये सातों पिलर्स को आप बैलेंस करते हैं, तो हम एक ड्रीम लाइफ को क्रिएट करते हैं। जैसे आपने एक साइकिल का पहिया देखा होगा, उसके अंदर स्पोक्स होते हैं। जब एक स्पोक भी टूट जाए या दो भी आगे पीछे हो जाए ना, तो वो इम्बैलेंस में आ जाता है। ऐसा समझ लो कि ये जो 7 पिलर्स है, वो 7 स्पोक्स है हमारी लाइफ के व्हील के, और वहीं पर वो बैलेंस में ऑटोमेटिक चलने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, तो ये सातों को आपको बैलेंस करके चलना है। लेकिन हमारे कुछ पिलर्स स्ट्रांग होते हैं और कुछ एक्चुअली कमज़ोर होते हैं। स्ट्रांग होने के पीछे 2 वजह है। या तो गिफ्टेड हो आप, माने कुछ लोग जेनेटिकली फिटनेस में गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में पहले ही से गिफ्टेड हैं, बट कुछ लोगों ने उसको डेवलप किया है मेहनत से। किसी ने अपने माइंडसेट को, या तो गिफ्टेड थे या कुछ लोगों ने डेवलप करा है मेडिटेशन, रीडिंग के माध्यम से। तो अभी या तो आप गिफ्टेड है, डेवलप्ड है, और कोई पिलर पावरफुल है, ग्रेट। इफ नॉट, तो अब आपको एक चीज़ करनी है कि आपके कमज़ोर वाले पिलर को है ना, लेज़र फोकस देना शुरू कर दो। ओके। और लेज़र फोकस का मतलब ये है कि लेट्स से कि भी आपका फिटनेस का पिलर अभी कमज़ोर है, तो लेज़र फोकस ये है कि भी आपका नंबर 1 गोल अब फिटनेस को बना लो। देखो, 8 घंटे ऑफिस जा रहे हो, तो वर्क का पिलर अगर लेट्स से 1 to 10 के स्केल पे 7 के ऊपर है, अभी भी ग्रोथ करना है, बट 7 के स्केल पे। अभी 8 घंटे के बजाय 7 घंटे ऑफिस जाओगे, तो कोई 7 वाला पिलर 4 पे नहीं आने वाला, वो तो रहेगा वहाँ पे। लेकिन अगर वो 1 घंटा निकाल के अपने बॉडी को दे दिया, तो जो 1 to 10 के स्केल पे बॉडी का लेवल जो 2 पे था, वो 1 साल में एटलीस्ट 6 पे आ जाएगा। सो फर्स्ट लेज़र फोकस दे दो। सेकंड, उसमें मैसिव एक्शन लेना शुरू करो। मतलब अब पता तो है करना क्या है, बट एक्शन की कंसिस्टेंसी। और मैसिव एक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। कुछ कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में आज पिछले 14 सालों से मैं एक ही ब्रेकफास्ट लेता हूँ। अच्छा। सुबह उठ के दिमाग दौड़ाना ही नहीं है मुझे, ये बनाओ वो बनाओ, ये खाओगे वो खाओगे, वहाँ पर मुझे अपना डिसीजन मेकिंग वेस्ट नहीं करना है। मेरा सुबह का एक शेक फिक्स्ड है, 14 साल से वही शेक मैं पी रहा हूँ। अच्छा। इवन इधर होटल में भी मेरा मिक्सर साथ रहता है। क्या है वो शेक?
वो शेक जो है उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हाँ साथ ही साथ मेरा सुबह वे प्रोटीन होता है, हाँ एंड बनाना है, एप्पल है, डेट्स है, वो सारी चीज़ें मैं मिक्स कर देता हूँ, कभी कभार उसमें ओट्स डाल देता हूँ, एंड इट्स सेट। ओके गॉट इट। तो इट्स लाइक ऑन द गो, सुबह मैं ऑफिस लेके निकल जाता हूँ। सेकंड, मैं एक चीज़ जो बरसों से कर रहा हूँ आज, 33 ईयर्स से, मेडिटेशन। ब्यूटिफुल थिंग, मिनिमम 10 मिनट्स अ डे आप करते हो? मिनिमम 10 मिनट्स। ग्रैटिट्यूड मैंने 17 साल की उम्र पे समझा था, उसको अब 20 साल में भी हो गए कि जब से मैं ग्रैटिट्यूड डायरी एवरीडे यूज करता हूँ। अच्छा लिखते हो आप बाकायदा? यस। वेरी नाइस। तो वो 7 क्वेश्चंस रहते हैं मेरे एवरी मॉर्निंग, आई आस्क दोस क्वेश्चंस, और मैं उसी से दिन की शुरुआत है। सो नंबर 1, मैं पहला सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि वो 3 चीज़ें कौन सी है जिसके लिए आज मैं शुक्रगुजार हूँ। सुबह उठाऊँ और 3 चीज़ें। सो अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मेरा जीशान के साथ पॉडकास्ट होने वाला है, तो मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहा हूँ कि आज मेरा ये पॉडकास्ट का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आज मैं कोई स्टेज पे जा रहा हूँ जहाँ पर 1000 लोगों को मुझे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। अदरवाइज क्या होता है पता है? सुबह उठने पर अरे आज वो सेशन लेना है, अरे आज उधर भी जाना है, अरे ये मीटिंग में भी। तो एक्चुअली ये ब्लेसिंग है, बट उसको हम स्ट्रेस बना देते हैं। सही बात है। दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ अपने आप से, आज किस इंसान को मैं शुक्रगुजार हूँ? तो हर दिन कोई ना कोई नया इंसान मुझे याद आता है, और एक वाई कि भाई क्यों मैं उस इंसान को आज शुक्रगुजार हूँ। तीसरा सवाल है कि भाई मेरे अंदर वो कौन सी काबिलियत है, स्किल्स है जिसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। तो वो स्किल्स भी अपने आप को जब याद आते ना, तो वो शेयर करने का, वैल्यू देने का मन करता है। सही बात है। चौथा, मेरी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको मैं शुक्रगुजार हूँ। एवरी डे आई राइट दिस थिंग्स। अच्छा। एंड पांचवा है, मेरी लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स है जिसको मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा ओके। अब कभी कभार लोग पूछते हैं सर क्यों? प्रॉब्लम को भी शुक्रगुजार होना है, हाँ बट मैं ये मानता हूँ कि आज आपकी लाइफ में जो भी नॉलेज है, तजुर्बा है और काबिलियत है, वो प्रॉब्लम्स की वजह से ही है। सही बात। क्योंकि अच्छे दिन कमज़ोर इंसान को बनाता है और बुरे दिन ताकतवर इंसान को बनाता है। तो इस तरह से मैंने कुछ 7 क्वेश्चन बना रखे हैं। एवरी मॉर्निंग आई स्टार्ट माई डे विद दैट ग्रैटिट्यूड, एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो। तो उससे आपको मतलब दिन की एक शुरुआत, एक प्राइम हो जाते होंगे आप पॉजिटिव रहते हुए, और प्रॉब्लम्स आएंगे तो भी कोई बात नहीं, वो तो ब्लेसिंग ही है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ग्रो करने का। तो आपने एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं अपने आपको एक, आप बोल सकते प्रोग्राम कर लिया सक्सेस के लिए। तो ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हो। वो 7 क्वेश्चन मैं चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उस चीज़ का रोज़ रेगुलरली ट्राई कर सकते हो अपना ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए, पॉजिटिव दिन की शुरुआत करने के लिए। और इन सभी चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको लगता है कि सभी चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है? और करता है तो कैसे करता है, अगर इसको शॉर्ट में बताना चाहे तो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। तो हमने थॉट समझ लिए हैं, इमोशंस भी हम समझ पा रहे हैं, बट एक्शंस कहाँ आते हैं? एक्शन एक होता है कि भाई आप फिजिकली जो कर रहे हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या है कि सोचते रहते हैं गोल्स के बारे में, बट यू गेट वॉट यू आर। अगर आपका डिजर्विंगनेस नहीं है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करने वाला आपके लिए। मेरे पास एक इंसान आता है, मुझे कहता है सर मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, बीवी चाहिए, आपके पास कोई टेक्निक है? मैंने कहा है, लेकिन पहले तू ये बता कि तुझे क्या क्वालिटीज़ चाहिए तेरे लाइफ पार्टनर में। मुझे कहता है सर मुझे है ना एक सीधी सादी, सुशील, सरल, स्पिरिचुअल बीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तू ये बता कि तू एक सीधा सादा, सुशील, सरल, स्पिरिचुअल इंसान है। हाँ अब लोगों को क्या लगता है कि बस मैं सोच लूँगा, गोल सेट कर लूँगा, मिल जाएगा। बट भाई जो तुम नहीं हो वो तुम्हें मिलने ही नहीं वाला है। तो अपना डिजर्विंगनेस क्रिएट करना मतलब क्या हुआ कि अगर आप BMW खरीदना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, अगर आप 100 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो सवाल अपने आप से ये पूछो कि उसके लिए मेरे अंदर कैसा स्वभाव होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आदतें होनी चाहिए। अगर वो मैं क्रिएट कर लूँगा ना, तो वो सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्रिएट हो ही जाएगी। और जब BMW आपके घर आती है ना, तो BMW आपका अचीवमेंट नहीं है, उसको पाने में आप जो इंसान बने हैं वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सही बात है। आई थिंक भी ब्रेन ट्रेसी भी ऐसी कुछ बोलते हैं इससे रिलेटेड कि फर्स्ट मिलियन इज़ द हार्डेस्ट एंड द सेकंड इज़ इनएविटेबल। बिकॉज जब आप फर्स्ट मिलियन कमाते हो, तो उसके प्रोसेस में आप जिस तरीके के इंसान बन जाते हो ना, वो मेक श्योर करता है कि आप और बहुत सारे मिलियंस कमा ही लोगे, क्योंकि आपने इतना सीख लिया, आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया, मे बी स्किल सीख लिया, मे बी वो कनेक्शन क्रिएट कर लिया, एंड दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज। कई बार लोग कहते हैं वो मिलियन सक्सेस नहीं, मिलियन सक्सेस नहीं, वो इंसान जो हम बने Absolutely. प्रोसेस में वो सक्सेस है। और कई बार वो चीज़ पे लोग फोकस नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिसिंग माइंड के ऊपर समरी बुक बनाई थी, जहाँ पे वही कई बार सब लोगों का फोकस क्या होता है, रिजल्ट्स पे होता है, टैलेंट पे फोकस होता है कि यार स्नेह भाई बहुत टैलेंटेड है, क्या बातें करते हैं स्टेज पे, लोगों को रुला देते हैं, इमोशनल कर देते हैं। वो टैलेंट और रिजल्ट पे फोकस होता है, इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है। बट
फोकस, और इस पर फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे कि स्नेह भाई कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितने सालों से उन्होंने ये चीज़ करे, कितने सारे लोगों से बात करे, कितने लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस किया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस वो आज भी कर रहा है। आज भी जैसे कि उन्होंने बताया सुबह उठ के मैं ये करता हूँ, ही इज़ डूइंग दैट प्रैक्टिस फ्रॉम सो मैनी ईयर्स एंड ही इज़ कैरिंग ऑन दैट। जितने भी सक्सेसफुल एथलीट्स होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, सबके अंदर यही होता है। रिजल्ट आते हैं लेकिन उनका फोकस हमेशा प्रैक्टिस पे होता है। रोनाल्डो भी अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि यार कभी अच्छा टाइम आता है, कभी गोल्स जाते हैं, कभी नहीं जाते, लेकिन व्हाट आई डू, आई गो बैक टू द जिम, आई वर्क आउट, आई डू दिस एंड दैट। मैं करते रहता हूँ बिकॉज वही चीज़ मेरे कंट्रोल में है और वही कर दूंगा तो अपने आप रिजल्ट भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही पूरा क्रक्स है, प्रैक्टिस है ना। एक वर्ड मुझे लगता है ये बहुत अंडररेटेड वर्ड है, प्रैक्टिस। ये चीज़ पे अगर आप काम करने लग गए, हर चीज़ एक प्रैक्टिस है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए एक प्रैक्टिस है, मेडिटेशन हमारे लिए एक प्रैक्टिस है, जहाँ पे हम और फोकस्ड और डिस्टिल्ड होने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के ऊपर स्नेह भाई मैं चाहूँगा कोई एक फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे इस बात से रिलेटेड कि प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप, और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कितना रहा है? जब आप ये वर्ड कह रहे हैं प्रैक्टिस, तो मैं ये मानता हूँ कि उससे परे और कुछ है ही नहीं। मैं उसमें से भगवत गीता की एक बात करना चाहूँगा। लोगों ने सुना होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग ये मानते हैं कि भाई हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सर गोल सेट नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो किसके लिए मेहनत करें। तो इसका लॉजिक ये है कि कभी कभार हम गोल से कितने दूर है, रिजल्ट मिला नहीं मिला, उसमें ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। वो नहीं करना है, हमें बस अपने कर्म करते रहना है, एक्शन लेते रहना है। जो आपने रोनाल्डो का सही एग्जाम्पल दिया, रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आप वो करते रहो जो करना ज़रूरी है और सही है, बाकी सब छोड़ दो, नतीजे आएंगे आपके फेवर में। ट्रू। तो ये जितनी भी बातें मेन रिलीजियस बुक्स में, किताबों में बताई गई ना, वो सब अगर हज़ारों साल से आ रही है, आज भी चल रही है, आज भी लोग उसके बारे में बात करें, मतलब कुछ तो दम है उस बात पे। तो उस चीज़ की भी वैल्यू हमें करना चाहिए, उसे प्रैक्टिस, अगेन उसकी भी प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि वो जो बातें बोल रही है कितना आप अपनी लाइफ में ला के देखो। और आई थिंक बहुत बड़े बड़े चैलेंज आपको रिजल्ट इससे दिखे, रिजल्ट दिख ही जाएगा। फिर जब फोकस इस पे नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फिर वो देना भी चालू कर देता है। ये काइंड ऑफ पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है जो मुझे लगता है, बट हाँ बहुत बहुत पावरफुल पैराडॉक्स है। स्नेह भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू टॉक टू यू। स्नेह भाई की लाइफ काफ़ी इंस्पायरिंग है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट इंसान लगते हैं जिनसे हम सबको सीखना चाहिए। बिकॉज क्यों, अगेन एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। स्नेह भाई का ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ 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 के ऊपर बात करना है, सिर्फ पैसा पैसा पैसे के बारे में बात करना है। इनकी एक बात मुझे सबसे अच्छी ये लगती है कि ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन अ पर्सनस लाइफ, जो एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक व्हील ऑफ लाइफ जो आपने बताया, जिससे आपकी ज़िंदगी की एकदम स्मूथली चल सकती है बिना ज़्यादा हिले डुले। तो वो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे आपकी भाई। स्नेह भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अगर आपको कोई और क्वेश्चन होगा, स्नेह भाई से कुछ पूछना है, कोई और स्पेसिफिक चीज़ों में अगर आपको लगता है जाना चाहिए, स्नेह भाई से और बातें करनी चाहिए, मे बी एनएलपी के बारे में। अच्छा, स्नेह भाई के पास काफ़ी सारी डिग्रीज भी है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछना चाहूँगा। स्नेह भाई आपके पास बहुत सारी डिग्रीज है, वो नक्षत्र भाई ने मुझे बताया, आपने एनएलपी सीखा है, हिप्नोसिस सीखी है, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीख के रखी है। उसमें से सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है कि ये वाली चीज़ सीख के सबसे अच्छा लगा था मुझे? आई बिलीव पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज वो हमें समझाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं जो एक्चुअली हम बाहर खोज रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि भगवान ने अपने आप को कभी छुपाने की कोशिश करी, क्योंकि भाई इतने सारे लोग हर दिन परेशान करने आ रहे हैं, तो बोले मैं कोशिश करता हूँ कि इधर पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ, तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे। तो लोग उधर भी पहुँच गए। फिर सोचा कहीं नदी के अंदर बैठ जाता हूँ, बोले तो बोले वहां पर भी नदी में भी लोग आने लगे। फिर सोचा कि कहीं सागर के बीचों बीच लोग पहुंच गए, लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। फिर ऊपर वाले को लगा कि काम करता हूँ मैं इंसान के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, अच्छा उधर वो नहीं खोजने वाला। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर ही सारी अनंत शक्तियां छुपी हुई है, हम हर जगह से बाहर उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई बिलीव कि व्हेन यू नो व्हाट पावर यू हैव इनसाइड यू, then you can do anything with your life, right? But unfortunately हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहा। अगेन वो coming back to the starting, हम स्टार्टिंग में वाई से स्टार्ट किए थे और वो एकदम अच्छे से सर्कल एक कंप्लीट हो रहा है। स्टार्ट भी हमने यही किया कि आपका वाई क्या है, उसके ऊपर मेडिटेट करो, उसके बारे में सोचो आपको क्यों क्या चाहिए, क्यों चाहिए। जब ये क्वेश्चन करोगे तो आप बेसिकली आप अंदर जा रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो। आप सिर्फ दूसरों से नहीं पूछ रहे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या, आप अपने आप से पूछ रहे हो और आपके अंदर से आपको जो आंसर मिलेगा एक्चुअली वही सबसे पावरफुल होगा। क्योंकि मैं और स्नेह भाई तो शायद बोल देंगे आप ये कर लो, आप वो कर लो, लेकिन वो थोड़े दिन बाद करने के बाद आपको रियलाइज होगा नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बट आपके अंदर से जो आंसर मिलेगा वो कई बार जो हम करना चालू करते हैं तो और दिल से वो कर पाते हैं। जैसे बुक्स में आज भी कर पा रहा हूँ, पॉडकास्ट में आज भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ बाहर से नहीं है, बाहर से मुझे इंस्पिरेशन मिला था, बट कहीं ना कहीं अंदर से आया था कि यार ये करने में मज़ा आएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने मिलेगा जो मुझे कई सारी चीज़ें सिखाएंगे, प्लस कई सारे और दूसरे फायदे तो ऑटोमेटिकली होते ही जाएंगे। तो ये चीज़ जब अंदर से आई तो आज मेरे लिए ये चीज़ करना आसान है। स्नेह भाई के अंदर से आया कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। तो इसकी वजह से आज आप
स्नेह भाई ने कितने अमेजिंग अमेजिंग इवेंट्स भी किया, जैसे अभी मैं इनके लास्ट इवेंट पे गया था, जियो वर्ल्ड में हुआ था, एंड इट वाज Yes. सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत 3 दिन का इवेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो स्नेह भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस एंड एक्चुअली चेंजिंग योर ओन लाइफ एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू चेंज देयर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। Thank you so much, Zeeshan bhai. थैंक यू।